गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो मैथमेटिकल लॉजिक का हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत सिंपल है। टोटल 7 से 8 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चन बनेंगे। एक एमसीक्यू यू कैन एक्सपेक्ट, एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा 3 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा और फिर 4 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा। तो 3 मार्क के कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क के कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। पहले एक बार पूरा थियोरी रिवाइज कर लेते हैं। थियोरी रिवाइज करने के बाद हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टेक्स्ट बुक से, मतलब जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहला कंसेप्ट स्टेटमेंट। मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या होता है, किसको हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं, किसको स्टेटमेंट नहीं बोलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर एक सेंटेंस है, उसको अगर तुम ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। बट अगर ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं तो उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट होगा। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ पुणे इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये फॉल्स है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो भी इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसको या तो ट्रू या फिर फॉल्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब जिसका कुछ ना कुछ ट्रुथ वैल्यू होगा। इट कैन ईदर बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। बट अगर मैं ऐसा कोई सेंटेंस बोलूं जो ट्रू और फॉल्स हो ही नहीं सकता, मतलब उसका कुछ और ही आंसर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, अब ये हो गया एक क्वेश्चन। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर कभी ट्रू और फॉल्स में नहीं आ सकता है। इसका एक ये क्वेश्चन है जिसका एक स्पेसिफिक आंसर होगा। तो जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं आ सकता है, या फिर जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें होती है जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं और किसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। ट्रू और फॉल्स साथ में नहीं हो सकता है, इट कैन ईदर बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो अगर ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई हो रहा है तो वो स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स लाइक पी क्यू आर, ऐसा कोई रूल नहीं, बट इन जनरल पी क्यू आर कोई भी लेटर से स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं। सेंटेंसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस, इंपेरेटिव, इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर्स आर नॉट कंसिडर्ड स्टेटमेंट्स। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं मानते क्योंकि इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं होता है। वैसे एक्सक्लेमेटरी मतलब अगर हम लोग कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ एक्सक्लेमेशन कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ यू आर अमेजिंग, तो उसके आगे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार देते हैं। तो जब भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है मतलब दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो भी होगा उसको हम लोग स्टेटमेंट मानेंगे क्या, नहीं। और तीसरा हो गया ऑर्डर्स। जब भी अगर हम लोग किसी को कुछ करने का ऑर्डर दे रहे या फिर कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे तो उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं मान सकते क्योंकि वो भी ट्रू और फॉल्स में नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को बोलूँ गिव मी दैट पेंसिल, तो वो जो मैं स्टेट मतलब सेंटेंस बोल रहा हूँ वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ गिव मी दैट पेंसिल, मतलब मैं किसी को कुछ करने के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ या फिर मैं किसी को कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो भी हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं बन जाएगा। तो एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चंस और इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर, इनको हम लोग स्टेटमेंट मानेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है ओपन सेंटेंस का। अब ओपन सेंटेंस क्या होता है, मतलब ऐसे समझो तुम्हारे पास एक यहाँ पे मैंने सेंटेंस दे दिया x+2 इज इक्वल टू 4। अभी ये सेंटेंस जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है अभी हम लोग बोल ही नहीं सकते, ये डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ x। अगर x का वैल्यू 2 है तो 2+2 कितना होगा 4, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट अगर x का वैल्यू 2 के अलावा कुछ और है, मतलब लेट्स से x का वैल्यू अगर 3, 3+2 कितना होगा 5, क्या 5 इक्वल टू 4 है, नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस। इसको हम लोग कभी भी स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करें क्योंकि ये ट्रू है या फॉल्स है अभी हमको पता ही नहीं। तो इसका ट्रू और फॉल्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, ओपन सेंटेंस। बट इसमें अगर मैं आगे कंडीशन ऐड कर दूं x=2, जैसे ही मैंने कंडीशन ऐड कर दिया है तो 2+2 4, मतलब ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अभी ट्रू हो गया, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट मान सकते हैं। तो ओपन सेंटेंस में अगर तुम कोई कंडीशन ऐड करोगे तो उसको हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं। बट जब तक ये कंडीशन नहीं है तब तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस whose truth can vary according to some conditions which are not stated in the sentence। कुछ कंडीशंस जो एग्जाम में, मतलब सॉरी एग्जाम में बोल रहा हूँ, सेंटेंस में अगर स्टेटेड नहीं तो उसके हिसाब से उसका ट्रूथ वैल्यू डिफर कर सकता है, कभी वो ट्रू हो सकता है कभी वो फॉल्स हो सकता है। जब तक ये कंडीशन नहीं दी है तब तक हम लोग इसको ओपन सेंटेंस बोलेंगे। जैसे ही अगर कोई कंडीशन दे देगी तो हम लोग चेक करेंगे वो ट्रू है कि फॉल्स है, फिर हम लोग उसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अब तुम्हारा अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अब अगर मान लो मैं दो अलग अलग स्टेटमेंट लेता हूँ, लेट्स से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है वॉशिंगटन इज कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स।
अब दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मुझे कंबाइन करना है तो मुझे कुछ ना कुछ लॉजिकल कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा। अब लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है? दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए जो भी आप कनेक्टिव, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव। और जब दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, एक सिंगल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे अगर मैं पूरा एक सिंपल स्टेटमेंट बोलूँ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये पूरा का पूरा एक ही स्टेटमेंट बन गया। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट को जब तुम कंबाइन करते हो बाय द यूज ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव को यूज करके अगर हम लोग दो अलग सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। अब लॉजिकल कनेक्टिव क्या क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज किया था? एंड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स है। टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हमें पढ़ने हैं। पहला लॉजिकल कनेक्टिव है एंड, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया। एंड का ये सिंबल होता है और उसका टेक्निकल नाम है कंजंक्शन। टेक्निकल नाम तुमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वो एंड ना बोले, कंजंक्शन, वो ऐसे बोल सकते हैं, यूज द लॉजिकल कनेक्टिव कंजंक्शन। तो हमको पता होना चाहिए कंजंक्शन मतलब क्या होता है, एंड। या फिर वो सिर्फ सिंबल भी दे सकते, तो हमको पता होना चाहिए एंड का सिंबल क्या है। दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव है और, ये और का सिंबल है, और का नाम क्या है? टेक्निकल नाम डिसजंक्शन। तीसरा है नॉट, ये इसका सिंबल है और इसका टेक्निकल नेम क्या है? नेगेशन। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव है क्योंकि जब भी हम लोग एंड या और यूज करेंगे तो इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, तब जाके एंड और यूज हम लोग कर सकते हैं। बट ये जो लॉजिकल कनेक्टिव है नॉट, इसको दो स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ही स्टेटमेंट में इसका काम हो जाता है। क्योंकि नॉट का काम बेसिकली, निगेशन का काम क्या होता है? जो भी ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया है उसको रिवर्स फ्लो कर। ये जब मैं एक एक लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ाऊंगा तब हम लोग करेंगे। फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन। इफ देन में देखो कैसा होता है, इफ पहला स्टेटमेंट देन दूसरा स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल पास द एग्जामिनेशन। तो ये क्या हो गया तुम्हारा लॉजिकल कनेक्टिव। इसमें क्या हो रहा है? इफ देन, ये लॉजिकल कनेक्टिव है। ये क्या कर रहा है? इफ पहले स्टेटमेंट को देन दूसरे स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है। इफ देन का सिंबल होता है सिंगल एरो या फिर ऐसा वाला एरो, मतलब सिंगल साइड में एरो होगा तो वो क्या होगा तुम्हारा? इफ देन वाला लॉजिकल कनेक्टिव। और इसका टेक्निकल नाम क्या है? कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन। वापस बोल रहा हूँ, टेक्निकल नाम याद हो, इसका नाम है कंडीशनल या फिर इंप्लीकेशन। उसके बाद आता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ को कभी कभी आई डबल एफ भी लिखा जाता है। आई डबल एफ अगर लिखा है तो उसी का मतलब है इफ एंड ओनली इफ। तो इसका बेसिकली सिंबल क्या है? दोनों साइड पे एरो होना चाहिए, तो इसका सिंबल है। और इसका नाम क्या है? बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। यहाँ पे इंप्लीकेशन था, यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन, यहाँ पे कंडीशनल है, यहाँ पे बाय कंडीशन। तो हमारे पास टोटल कितने लॉजिकल कनेक्टिव है? 5। अब इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है, आई विल पास द एग्जामिनेशन इफ एंड ओनली इफ आई स्टडी हार्ड। तो ये इफ एंड ओनली इफ क्या है? दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहा है। आई विल पास द एग्जामिनेशन इफ एंड ओनली इफ आई स्टडी हार्ड। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को अगर तुम कंबाइन कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए तुमको क्या लगता है? लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव टोटल कितने टाइप के? 5। हर एक लॉजिकल कनेक्टिव का ट्रुथ टेबल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होता है और लॉजिकल कनेक्टिव का ट्रुथ टेबल बनता है। तो सबसे पहले लॉजिकल कनेक्टिव हम लोग कंसिडर करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब एंड। अब देखो तुम्हारे पास अगर दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, अगर दोनों का वैल्यू ट्रू है तो ही तुम्हारा पी एंड क्यू, ये जो फाइनल स्टेटमेंट बनेगा तो ही वो ट्रू होगा। जैसे मतलब मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये पहला स्टेटमेंट है। वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एंड से। पहला भी स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू है, तो पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो जाएगा। तो ये जो एंड वाला केस है ये एक ही बार ट्रू हो सकता है। कब? जब दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ही इसका फाइनल आंसर ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है या फिर दोनों फॉल्स है तो इसका आंसर हमेशा फॉल्स होगा। जैसे ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स। तो एंड का हमें लॉजिक याद रखना है, ये एक ही केस में ट्रू है। कब? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू। अब ये जो एंड है इसको अगर तुम सेट थियरी में रिलेट करोगे तो दिस रिलेट्स टू इंटरसेक्शन। हमने सेट थियरी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। सेट ए एंड सेट बी वही इंटरसेक्शन होता है। तो एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ये एग्जांपल मतलब ये सिर्फ तुमको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ये जो हमारा कंजंक्शन, ये लॉजिकल कनेक्टिव है, ये सेट थियरी में किसको रिप्रेजेंट करता है? तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये इंटरसेक्शन। अब इसके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, other English words such as but, yet, though, still, moreover are also used to join two simple statements instead of and। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव जो and है
इसकी जगह पे हम लोग ये सारे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर तुमको ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि एंड का ही वो रिप्रेजेंटेशन। तो जैसा एंड का ट्रुथ टेबल है वैसे ही इन लोगों का भी ट्रुथ टेबल होगा। बट यूजुअली हम लोग 90% केसेस में क्या यूज करेंगे, एंड। हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बट यूनाइटेड स्टेट्स इज द कैपिटल ऑफ वॉशिंगटन, तो हमने एंड की जगह पे क्या यूज किया है, बट यूज किया। तो उसमें भी सेम लॉजिक होगा, सिर्फ वैसे कंसिडर करो बट जो यहाँ पे यूज किया हमने, ये जो वर्ड यूज किया है उसको कंसिडर करो, उसको देखो एंड की तरह देखो। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, येट राहुल इज स्मार्ट येट ही कैन नॉट स्कोर मार्क्स। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखो दो अलग 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 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है राहुल इज स्मार्ट, दूसरा स्टेटमेंट है ही कैन नॉट स्कोर मार्क्स। इसको अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं ऐसे भी बोल सकता था राहुल इज स्मार्ट एंड ही कैन नॉट स्कोर मार्क्स। बट अगर मैं एंड की जगह पे येट यूज करूं तो भी चलेगा। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, राहुल इज स्मार्ट येट ही कैन नॉट स्कोर मार्क्स। दो, अब ये भी एंड की तरह यूज होता है। जैसे इवन दो राहुल इज स्मार्ट ही कैन नॉट स्कोर मार्क्स। तो ये जो इवन दो है ये भी क्या है, एंड का ही रिप्रेजेंटेशन। स्टिल राहुल इज स्मार्ट स्टिल ही कैन नॉट स्कोर मार्क्स। वापस मोर ओवर, सेम लॉजिक मोर होगा, राहुल इज स्मार्ट मोर ओवर ही कैन नॉट स्कोर मार्क्स। तो ये जो सारे के सारे वर्ड्स है ये किसकी तरह है, एंड की तरह है। तो एंड की जगह पे ये वर्ड्स भी हमको दिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये वर्ड्स तुमको कहीं पे दिख रहे हैं मतलब वो लॉजिकल कनेक्टिव एंड की बात। अगला लॉजिकल कनेक्टिव है तुम्हारा और। इसका ट्रुथ टेबल बहुत सिंपल है। एंड वाला जो ट्रूथ टेबल था उसको एक ही केस में ट्रू होता है, कब, जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा, बाकी हर केस में फॉल्स। और का एग्जैक्टली उल्टा है। और में क्या होगा बेसिकली, अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही ये फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ये ट्रू होगा। मतलब ट्रू ट्रू विल गिव यू ट्रू, ट्रू फॉल्स विल गिव यू ट्रू, फॉल्स ट्रू विल गिव यू ट्रू, बट फॉल्स फॉल्स विल गिव यू फॉल्स। तो और वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव है वो एक ही केस में फॉल्स होता है, कब, जब दोनों फॉल्स है। एंड वाला जो लॉजिकल कनेक्टिव वो एक ही केस में ट्रू होता है, कब, जब दोनों लॉजिकल मतलब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू। और सेट थियरी में किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को। अब इसके बाद हमारा अगला लॉजिकल कनेक्टिव जो है वो है नॉट, जो मैंने बोला था नेगेशन। मैंने पहले ही बोला था ये जो नॉट नेगेशन ये स्पेशल लॉजिकल कनेक्टिव है क्योंकि इसको दो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही स्टेटमेंट में इसका काम हो जाता है। तो इसका टेबल जो है इसमें एक ही स्टेटमेंट है, तुरंत उसका नेगेशन। ऊपर वाला टेबल तो अगर तुम देखोगे पी और क्यू दो अलग अलग स्टेटमेंट है, फिर दोनों को और से कंबाइन किया है तो ये हो गया पी और क्यू। बट नेगेशन में एक ही स्टेटमेंट में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब नेगेशन का काम क्या होता है, जो भी ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग प्रूव करना, उसको गलत प्रूव करना, उसका उल्टा करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया तो इसका रिवर्स क्या होगा, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, बराबर। तो नेगेशन में क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है विच इज नॉट। अब ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा। जैसे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया ये ट्रू है, तो दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया ये फॉल्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट का जो भी वैल्यू है उसका अगर उल्टा करोगे तो तुमको नेगेशन का वैल्यू मिले। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। अब नेगेशन को यूज करने के कुछ और तरीके होते हैं। जैसे इन नेगेशन समटाइम्स इंस्टेड ऑफ वर्ड नॉट वी कैन यूज द स्टेटमेंट्स लाइक it is not the case that, or it is false that, or it is not true that। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका नेगेशन क्या होगा, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसकी जगह पे मैं ये भी यूज कर सकता हूँ, इट इज नॉट द केस दैट दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर इट इज फॉल्स दैट दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, या फिर इट इज नॉट ट्रू दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एक ही स्टेटमेंट को नेगेशन करने के अलग अलग तरीके, या तो तुम नॉट लिखो या फिर इनमें से कोई स्टेटमेंट लिखो। तो ये स्टेटमेंट अगर तुमको कहीं पे दिख रहे हैं मतलब वो नेगेशन की बात कर रहे हैं, बराबर। अब नेगेशन में एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है, अगर तुमको कोई भी स्टेटमेंट में ऑल दिख रहा है और उसका अगर तुम्हें नेगेशन करना है तो ऑल को रिप्लेस करना है सम से। अब नॉट तो आएगा, नेगेशन कर रहे तो नॉट तो कहीं ना कहीं पे आएगा, बस ऑल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सम। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं, ऑल स्टूडेंट्स आर सिंसियर। अब यहाँ पे ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्टूडेंट्स आर सिंसियर, मुझे इसका नेगेशन करना है तो सबसे पहले ऑल की जगह पे क्या करना पड़ेगा, सम। और ये हो जाएगा सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर। क्योंकि बेसिकली देखो हम लोग नेगेशन में क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल स्टेटमेंट को मुझे रॉन्ग प्रूफ करना है, कुछ भी करके ओरिजिनल स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करना है। यहाँ पे क्या लिखा था, ऑल स्टूडेंट्स आर सिंसियर, मतलब ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्लास के सारे स्टूडेंट सिंसियर है। अगर मैं ये भी प्रूव कर दूं कि एक भी स्टूडेंट सिंसियर नहीं है तो हमारा स्टेटमेंट नेगेशन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल स्टेटमेंट को अगर रॉन्ग प्रूव करना है, ओरिजिनल स्टेटमेंट में क्या था, ऑल स्टूडेंट्स आर सिंसियर,
मुझे सिर्फ इतना प्रूव करना है कि एक स्टूडेंट सिंसियर नहीं, तो वो निगेशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल की जगह पे क्या आएगा, सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर। तो आपने ये भी अगर प्रूव कर दिया सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन। तो नेगेशन में ऑल की जगह पे क्या आएगा, सब। वैसे अगर नेगेशन में कहीं पे फॉर एवरी लिखा है, उसका नेगेशन करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट। इसका हम लोग एग्जांपल लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। नेगेशन के बाद अगला लॉजिकल कनेक्टिव है तुम्हारा ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल मतलब इफ देन वाला, इफ देन। इसी का दूसरा नाम है इंप्लीकेशन। इसका भी ट्रुथ टेबल याद करना एकदम सिंपल है। इसका एक ही रूल है, अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, नहीं तो हर केस में ये ट्रू होगा। जैसे पहला अगर ट्रू है, दूसरा अगर फॉल्स है, तो ही ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये जो इफ देन वाला स्टेटमेंट है, ये एक ही केस में फॉल्स होता है। कब, जब पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स, तो ये इसका वैल्यू फॉल्स होगा, नहीं तो ये हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। इफ देन का सिंबल होता है एरो। अब ये जो इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखा है, ये अभी नहीं, बट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करेंगे तब ये काम में, क्योंकि हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हर एक स्टेटमेंट को और में कन्वर्ट करना है या फिर एंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि और एंड ये दोनों बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव है, और ये इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल कनेक्टिव है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये जो कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और में। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पी एरो क्यू इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी और क्यू। मतलब पहले स्टेटमेंट का नेगेशन और दूसरा स्टेटमेंट वैसा का वैसा। तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं क्यू एरो पी, तो दिस इज इक्वल टू पहले स्टेटमेंट का नेगेशन, यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या था क्यू, तो उसका नेगेशन, और सेकंड स्टेटमेंट वैसा का वैसा। तो हम लोग इफ देन वाले लॉजिकल कनेक्टिव को कन्वर्ट कर सकते हैं और में, कैसे, पहले का नेगेशन और दूसरा वैसे का वैसा, बराबर। और फाइनली आखिरी हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है बाय कंडीशन, मतलब इफ एंड ओनली इफ। इसी का दूसरा नाम है डबल इंप्लीकेशन। ये भी इसका ट्रुथ टेबल याद रखना एकदम सिंपल है। मैथ्स में जो रूल है वही यहाँ पे फॉलो करें। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। बट माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अगर दोनों साइन सेम है, माइनस और माइनस, तो आंसर क्या होता है, प्लस। प्लस और प्लस, तो आंसर क्या होता है, प्लस। तो जब दोनों साइन सेम होते हैं तो आंसर प्लस आता है, बट दोनों साइन अगर अपोजिट है तो आंसर माइनस आता है। जैसे माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। वैसे यहाँ पे अगर दोनों सेम है तो आंसर ट्रू होगा। जैसे ट्रू ट्रू, आंसर क्या होगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू। तो बाय कंडीशन में लॉजिक क्या है, अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स तुम्हारे सेम है तो आंसर ट्रू होगा। बट अगर दोनों स्टेटमेंट्स ऑपोजिट है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स। एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो भी आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो बाय कंडीशन का सिंपल, दोनों अगर सेम है तो ट्रू, दोनों अगर अलग अलग है तो फॉल्स। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। एंड का लॉजिक, एंड लॉजिकल कनेक्टिव का ट्रूथ टेबल कैसे याद है। एंड एक ही केस में ट्रू होता है जब दोनों ट्रू, बाकी हर केस में फॉल्स। और एक ही केस में फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स है, बाकी हर केस में ट्रू। नेगेशन का कुछ नहीं करना है, उल्टा, पहला ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, पहला फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। नेगेशन में दो स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही स्टेटमेंट काफी होता है। उसके बाद इफ देन मतलब कंडीशन, उसी का दूसरा नाम है इंप्लीकेशन। इफ देन वाला एक ही केस में फॉल्स होता है, कब, जब पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। और उसके बाद आता है बाय कंडीशन। बाय कंडीशन में मैथ्स का लॉजिक माइनस माइनस प्लस, कि अगर दोनों सेम है तो आंसर ट्रू होगा, दोनों अपोजिट है तो आंसर फॉल्स होगा। इफ देन को, ये जो हमारा बाय कंडीशन है, वापस कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो इफ देन, सॉरी, इफ एंड ओनली इफ, ये जो बाय कंडीशन है, इसको पहले हम लोग कंडीशनल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब पी एरो क्यू में कन्वर्ट करेंगे, और फिर पी एरो क्यू को इस रूल के हिसाब से और में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो बाय कंडीशनल है, सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी एरो क्यू एंड क्यू एरो पी। तो ये याद रखना, बाय कंडीशनल इज इक्वल टू पी एरो क्यू एंड क्यू एरो पी। अब ये जो कंडीशनल है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊंगा, इसका कन्वर्जन क्या होता है, पहले का नेगेशन और दूसरा वैसे का वैसे। तो इसका कन्वर्जन ये हो गया, फिर ये एंड वैसा का वैसे रहेगा। ये जो कंडीशन है, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो पहले का नेगेशन और दूसरा वैसे के वैसे। तो क्या ये पूरा का पूरा बाय कंडीशनल पहले कंडीशनल में कन्वर्ट हुआ, और कंडीशनल से और एंड इसमें कन्वर्ट हो गया। हम लोग इसमें कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमको पता चलेगा इसमें कन्वर्ट करने के बाद ही हमारे रूल्स अप्लाई होंगे, हमारे लॉज अप्लाई होंगे। तो इसलिए हमको ये स्टेटमेंट याद है। तो कंडीशनल को कन्वर्ट करते आना चाहिए। कंडीशनल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले का नेगेशन दूसरा वैसे के वैसे बीच में और। बाय कंडीशनल को पहले कंडीशनल में कन्वर्ट करो, फिर कंडीशनल से इसमें कन्वर्ट करो। अब उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, लेट्स से अगर मैं यहां पे बोल दूं एक्स स्क्वायर
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करो, ये आंसर हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, कि यूनिवर्स में से कोई भी वैल्यू एक्स का तुम यहाँ पे पुट करोगे तो ये आंसर हमेशा ट्रू होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो if an equation is true for all values of x then it is called universal quantifier। but अगर मैं इक्वेशन मान लो ऐसे लिखता हूँ, x plus 2 greater than equal to 0, क्या x plus 2 हमेशा 0 से बड़ा होगा? नहीं, नॉट ऑलवेज। अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 plus 2 5, 5 0 से बड़ा है, ठीक है। बट अगर मैं x का वैल्यू मान लो -5 लेता हूँ, -5 plus 2 -3, क्या -3 0 से बड़ा है? नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो क्या x के हर वैल्यू के लिए आंसर ट्रू होने वाला है? नहीं, x के कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होगा और कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स होगा। तो क्या यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर फिट होगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या फिट होगा? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। x के कुछ लिमिटेड वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी के लिए फॉल्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का हमारा डेफिनेशन क्या है? इफ एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ x देन इट इज कॉल्ड, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल, देन इट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? अगर x के हर वैल्यू के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। बट x के अगर लिमिटेड वैल्यूज के लिए कोई स्टेटमेंट ट्रू है या सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या होगा? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल फ्रेमिंग द ट्रूथ टेबल। अब ये होता है तुम्हारा 3 मार्क का पहला टाइप का क्वेश्चन। मैंने बोला था सब्जेक्ट में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो तुमको ट्रूथ टेबल बनाने बोलेंगे या फिर बिना ट्रूथ टेबल बनाए इक्वेशन को वेरीफाई करने। तो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रूथ टेबल। अगर तुमको ट्रूथ टेबल बनाना है तो टेबल में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। कितने रोज बनाने हैं, कितने कॉलम्स बनाने हैं, उसके लिए एक सिंपल रूल है। रूल सिर्फ थियरी के लिए याद रखना है, करते वक्त लॉजिक से जाना है। जैसे सबसे पहले क्या है? इफ अ क्वेश्चन हैज टोटल n स्टेटमेंट्स देन द नंबर ऑफ रोज शुड बी 2 रेज़ टू। मतलब मान लो क्वेश्चन में अगर 2 स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट p स्टेटमेंट q, दो अगर स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 2 रेज़ टू 2, 4। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हो गए। p q 2 स्टेटमेंट है तो यहाँ पे कितने रोज हो गए? 4 रोज। क्यों 4 रोज? क्योंकि पहले तो दोनों ट्रू हो गए, फिर दोनों फॉल्स हो गए, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स। हाँ, किसका ये? मतलब मेरा है, उसको चलता है, आपको नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो हमारा पहला रूल क्या है? अगर क्वेश्चन में टोटल n स्टेटमेंट्स है तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 2 रेज़ टू n। तो 2 स्टेटमेंट है तो 2 रेज़ टू 2, 4 रोज। तो हमारे यहाँ पे 4 रोज बन जाएगी। बट अगर क्वेश्चन में मान लो 3 स्टेटमेंट है, मतलब p q r, तो 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 3 कितना होता है? 8। तो कितने रोज बनाने पड़ेंगे? 8 रोज बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 3 स्टेटमेंट है p q r तो हमको टोटल कितने रोज की जरूरत पड़ेगी? 8। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। एक और बात, ट्रुथ टेबल बनाते वक्त ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करो, ज्यादा बेटर है। फॉलो क्या करना है? पहले दोनों ट्रू हो गए, आखिरी के दोनों फॉल्स हो गए, फिर टी एफ, फिर एफ टी। 2 के लिए रूल है, 3 के लिए पहले तीनों ट्रू, आखिरी तीनों फॉल्स, फिर 2 ट्रू 1 फॉल्स, फिर फॉल्स को शिफ्ट करो, 2 ट्रू फॉल्स बीच में आ गया, फिर फॉल्स को शिफ्ट करो, 2 ट्रू फॉल्स पहले आ गए। तो फॉल्स पहले लास्ट में, फिर बीच में, फिर फर्स्ट। तो पहले तो तीनों ट्रू, फिर एक फॉल्स है बट एक फॉल्स को शिफ्ट करते रहो। पहले एक फॉल्स आखिरी में रहेगा, फिर वो फॉल्स बीच में आएगा, फिर वो फॉल्स फर्स्ट पे आएगा, फिर 2 फॉल्स 1 ट्रू, ट्रू को शिफ्ट करो, ट्रू पहले आखिरी में था, फिर सेकंड पे आ गया, फिर फर्स्ट पे आ गया, और आखिरी में क्या होगा? 3 फॉल्स। तो ऐसे तुम्हारा ये सीक्वेंस फॉलो करना है। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो मतलब मॉडल सॉल्यूशन सेट होता है, सॉल्यूशन सेट में वो यूजुअली ऐसा सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो तुम्हारा एग्जैक्टली मैच हो। इसका ये मतलब नहीं कि अगर तुमने सीक्वेंस उल्टा किया तो गलत है, बट चेकिंग के लिए आसान हो जाता है अगर तुम सीक्वेंस फॉलो करते। उसके बाद नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? ये तो क्लियर हो गया, 2 रेज़ टू n। जितने स्टेटमेंट्स है 2 रेज़ टू उतना करो। 2 स्टेटमेंट है तो 2 रेज़ टू 2, 4 रोज। 3 स्टेटमेंट है तो 2 रेज़ टू 3, 8 रोज। तो बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की। यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ कॉलम्स का जो रूल दिया है वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए याद रखा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग डायरेक्टली काउंटिंग के हिसाब से करेंगे, उसके लिए कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं। इफ अ क्वेश्चन हैज n स्टेटमेंट्स एंड m लॉजिकल कनेक्ट, n स्टेटमेंट्स है और m लॉजिकल कनेक्ट। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 2 स्टेटमेंट्स है p और q, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया? 2। और 3 लॉजिकल कनेक्टिव है, लेट्स से, और एक लॉजिकल कनेक्टिव है, कहीं पे एरो एक लॉजिकल कनेक्टिव यूज हुआ है, कहीं पे और एंड एरो और 3 लॉजिकल कनेक्टिव। m कितना है?
3 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ लॉजिकल ग्रेडियंट 2 + 3, तो तुमको कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे? 5। ये सिर्फ रूल याद रखना है। सेकंड वाला रूल जो कॉलम्स का रूल है ना, वो सिर्फ याद रखने के लिए, लॉजिकल वे से करोगे तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। अब इसके बाद आता है टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन। ये जो ट्रुथ टेबल है ये बनाने के रूल्स है। ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस हम लोग अभी करने वाले, बट पहले मैं एक बार पूरा थियरी समझा देता हूँ। इसके बाद अगला कंसेप्ट आता है टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन कंटीन्यूसी। देखो, जब तुम ट्रुथ टेबल बनाओगे तो मान लो तुमको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दिया है जिसमें सब दिया है, पी और क्यू, एरो, आर, ये सब ऐसे कुछ दिया है, और इसका तुमने ट्रुथ टेबल बनाया। इसका जब तुम ट्रुथ टेबल बनाओगे तो जो तुम्हारा आखिरी कॉलम बनेगा, मतलब जिसका हम लोग ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, उसका जब आखिरी कॉलम बनेगा उसमें अगर सारे के सारे आंसर ट्रू आ रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी। उसमें अगर सारे आंसर फॉल्स आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन। बट अगर सारे ट्रू भी नहीं है, सारे फॉल्स भी नहीं है, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, मतलब ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिंजेंसी। तो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी, इसका सिंपल है। अगर सब ट्रू है तो टोटोलॉजी, सब फॉल्स है तो कॉन्ट्रडिक्शन, अगर ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर है तो कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रुथ वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ऑलवेज, सब के सब, तो टोटोलॉजी। उस ट्रुथ वैल्यू इज ऑलवेज फॉल्स, वो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। विच इज नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब टोटोलॉजी भी नहीं कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं, क्योंकि ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूंसी। ये याद रखना है कि इसके भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अगला, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका अगर हमें नेगेशन करना है तो कैसे करें? सबसे पहले कंपाउंड स्टेटमेंट है ये पी एंड क्यू। सबसे पहले कंजंक्शन, हमने लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा देखा था? एंड। तो उसका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा? पी एंड क्यू। अब अगर मैं इसका नेगेशन लेता हूँ, अगर मैं इसका नेगेशन लेता हूँ तो नॉर्मल मैथ्स में जैसे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना, वैसे ब्रैकेट ओपन। तो नेगेशन ऑफ पी लिख दिया, नेगेशन पी। नेगेशन ऑफ एंड, नेगेशन का काम क्या है? उल्टा करना। एंड का उल्टा क्या होगा? और। फिर नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन क्यू। तो ये जो लॉजिकल कनेक्टिव एंड है, इसका अगर तुमको नेगेशन करना है तो नॉर्मल जैसे ब्रैकेट्स ओपन करते वैसे नेगेशन पी, नेगेशन पी, एंड का नेगेशन और फिर नेगेशन क्यू। सेम अगर तुम्हारे पास लिखा है यहाँ पे पी और क्यू, अगर पी और क्यू लिखा है, अगर तुम इसका नेगेशन करोगे तो सेम लॉजिक, पहले तो आएगा नेगेशन पी, फिर और का नेगेशन क्या होगा? एंड, और फिर नेगेशन क्यू। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, बराबर। अब ये जो दोनों रूल्स है, इसी को उन्होंने नाम दे दिया है डी मॉर्गन्स लॉ। तो जब हम लोग फाइनली सारे लॉस पढ़ेंगे जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करने वाले, उसमें से एक लॉ होगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? कंजंक्शन का मतलब एंड का जब नेगेशन करते हो और का जब नेगेशन करते हो, इन दोनों लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स। अब कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, एंड हो गया, और हो गया। तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव क्या था? नॉट। अब नॉट मतलब नेगेशन, नेगेशन का नेगेशन करोगे तो क्या होगा? माइनस का माइनस करते तो क्या होता? प्लस ही होता है। मतलब यहाँ पे, अच्छा, नेगेशन का नेगेशन यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर तुम्हारे पास मान लो एक ओरिजिनल स्टेटमेंट है, लेट्स से नेगेशन पी, और इसका मैं वापस नेगेशन करूंगा, नेगेशन का नेगेशन करूंगा तो इससे क्या बचेगा? पी बचेगा। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट को अगर तुमने ऑलरेडी नेगेटिव कर दिया और उसका वापस नेगेशन ले लिया, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा? नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास सिर्फ ओरिजिनल स्टेटमेंट बचेगा विच इज पी। तो तीसरा यहाँ पे लिखा है नेगेशन ऑफ कंडीशनल, इफ देन। इफ देन का अगर नेगेशन करना है, देखो सबसे पहले, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको पहले तो सिंपल में करना पड़ेगा, और में करना पड़ेगा। तो ये हमने ऊपर ही देख लिया था, कंडीशनल को और में कन्वर्ट कैसे करते हैं? पहले वाले का नेगेशन और दूसरा वाला स्टेटमेंट वैसे कैसे। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगर हमें इसका नेगेशन लेना है, मतलब कंडीशनल का अगर हमें नेगेशन लेना है, तो कंडीशनल का नेगेशन लेने की जगह पे इसका भी नेगेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब जब हम लोग इसका नेगेशन लेंगे तो देखो क्या होगा, हमें नेगेशन किसका लेना है? पी एरो क्यू, विच इज इक्वल टू नेगेशन। बट पी एरो क्यू होता है, पी एरो क्यू क्या होता है? नेगेशन पी और क्यू। ये जो पी एरो क्यू है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? नेगेशन पी और क्यू। अब इसका मैं जब नेगेशन लेने जाऊंगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ब्रैकेट जैसे ओपन करते वैसे, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या होगा? पी होगा। नेगेशन ऑफ और क्या होगा? एंड होगा। नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा? नेगेशन क्यू। तो यहाँ पे जो एक कंडीशनल है पी एरो क्यू, इसका जब तुम नेगेशन लेते हो तो फाइनल आंसर क्या था? पी एंड नेगेशन क्यू। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिख दिया नेगेशन ऑफ कंडीशनल इज पी एंड नेगेशन क्यू। याद रखा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बैठ के हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि कंडीशन को पहले नॉर्मल में कन्वर्ट किया और फिर उसका नेगेशन ले गया। वैसे जो बाय कंडीशनल है, बाय कंडीशनल को पहले कंडीशनल में कन्वर्ट करोगे और उसका नेगेशन लोगे, तो यहाँ पे देखो नेगेशन क्या होगा? नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा? पी एंड नेगेशन क्यू और
क्यू एंड नेगेशन पी। अब याद रखना बहुत सिंपल है, कंडीशनल का नेगेशन क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू, बराबर। बाय कंडीशनल को जब हम लोग कंडीशनल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, पी एरो क्यू आता है, फिर एंड देके क्यू एरो पी आता है। अब जब तुम इसका नेगेशन करोगे तो पहले इसका नेगेशन होगा, फिर इसका नेगेशन होगा, और फिर ये एंड का भी नेगेशन होगा। तो बाय कंडीशनल का नेगेशन क्या होता है, पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन। ये हुआ पॉसिबल तो याद रखना है, नहीं तो हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं। अब इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज थोड़ा कम होता है, एमसीक्यू में ज्यादा आ सकता है कि ये जो दो लॉज है ये एमसीक्यू में तुमको पूछ सकते हैं, या डी मॉर्गन्स लॉ कौन से है वो तुमको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा है नेगेशन 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 नेगेशन, ये याद रखना है हमें फॉर एमसीक्यू पर्पस। आखिरी है नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी मैं पहले समझा चुका हूँ कि अगर कहीं पे ऑल लिखा है उसका नेगेशन करना है तो ऑल की जगह पे क्या आएगा, सम। फॉर एवरी की जगह पे क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट। तो वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया। अब अगला कंसेप्ट है कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव। 3 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में, एवरी ऑल्टरनेट एचएससी बोर्ड के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। 3 मार्क का क्वेश्चन एकदम फालतू, एकदम सिंपल क्वेश्चन। कॉन्वर्स का मतलब देखो क्या होता है, अगर पी एरो क्यू दिया है और इसका तुम्हें कॉन्वर्स निकालना, कुछ मत करो, ऑर्डर को रिवर्स करो, तो पहले क्यू लिख दो फिर पी लिख दो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ओरिजिनल क्यू एरो पी है, इसका अगर तुम्हें कॉन्वर्स करना है तो ऑर्डर को रिवर्स करो, तो कॉन्वर्स करके क्या आएगा, पी एरो क्यू। अगर ओरिजिनल पी एरो क्यू है उसका अगर कॉन्वर्स करना है तो क्या आएगा, क्यू एरो पी। कॉन्वर्स में क्या करना है, ऑर्डर को रिवर्स करना है। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर सेम ही रहेगा, पी की जगह पे पी, क्यू की जगह पे क्यू, बट दोनों का क्या करना है, नेगेशन लेना। तो इनवर्स में क्या करना है, ऑर्डर वही रहेगा, पी एरो क्यू रहेगा, बट पी का नेगेशन नेगेशन पी, एरो क्यू का नेगेशन नेगेशन। तो कॉन्वर्स में रिवर्स कर दो, मतलब ऑर्डर को उल्टा कर दो। इनवर्स में सिर्फ नेगेशन लगा दो। अब अगला आता है कॉन्ट्रापोजिट। कॉन्ट्रापोजिट में कॉन्वर्स भी करना है, इनवर्स भी करना है, मतलब ऑर्डर को भी बदलना है और नेगेशन भी करना है। तो अगर यहाँ पे लिखा है, मतलब मान लो पी एरो क्यू लिखा है, अब हमें इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले तो ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए, तो ऑर्डर रिवर्स कर दिया, क्यू एरो पी कर दिया, और ऑर्डर रिवर्स करने का नेगेशन भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी नेगेशन लगेगा, यहाँ पे भी नेगेशन लगेगा। तो पी एरो क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन क्यू एरो नेगेशन, नेगेशन क्यू एरो नेगेशन। तो सिंपली कॉन्वर्स में क्या करना है, ऑर्डर को रिवर्स करना, इनवर्स में क्या करना है, सिर्फ नेगेशन लगा देना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, दोनों करना, रिवर्स भी करो, मतलब ऑर्डर को रिवर्स भी करो और नेगेशन भी लगा दो। अब आते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट लॉस। ये जो इंपॉर्टेंट लॉस है ये हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इसमें नाम के साथ तुमको लॉज याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमको जब भी हम लोग ये लॉ अप्लाई करेंगे तो हमको वहां पे लिखना पड़ेगा बाय दिस लॉ, बाय दैट लॉ। तो इसमें सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये बहुत ही सिंपल लॉ है, पी एरो पी, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, पी होगा। वैसे ही पी एंड पी, पी एंड पी, इसका भी आंसर क्या होगा, पी होगा। ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आता है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स को तुम तुम्हारे हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो, ओनली इफ ये दोनों सिंबल अगर सेम है, मतलब यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है, मतलब अभी ब्रैकेट में कौन है, क्यू और आर, तो मैं मेरे हिसाब से ब्रैकेट को शिफ्ट करके यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स को तुम लोग शिफ्ट कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस, बट कब, अगर यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो ये हम लोग ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट में क्यू आर था, अब मैंने ब्रैकेट में पी क्यू लिख दिया, दोनों इक्वल हो गए, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों का साइन, मतलब दोनों का यहाँ पे सिंबल सेम है। वैसे ही अगर यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो भी सिंबल सेम है, मतलब तो भी हम लोग ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्यू आर था, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में पी क्यू लिया, बराबर। एसोसिएटिव लॉ कब यूज करते हैं, जब हम लोग ब्रैकेट्स को शिफ्ट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी तुमने ब्रैकेट को शिफ्ट किया तो वो कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। बट एसोसिएटिव लॉ कब लगा सकते हैं, अगर सिंबल सेम है, और तो हम लोग ब्रैकेट को शिफ्ट करना है, और एंड अगर रहा तो ब्रैकेट को शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि पहला सिंबल और है, दूसरा एंड है। मतलब जैसे ये देखो, ये वाला यहाँ पे पहला सिंबल कौन सा है, और दूसरा कौन सा है, एंड। यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ नहीं लगेगा। एसोसिएटिव लॉ के बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कुछ नहीं, ऑर्डर को तुम रिवर्स कर सकते हो, पी और क्यू को तुम क्यू और पी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पी एंड क्यू को तुम क्यू एंड पी लिखो, कोई फर्क। ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट का शिफ्टिंग, कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कुछ नहीं, जैसे मैथ्स में हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, वैसे जैसे यहाँ पे पी और क्यू एंड आर दिया, अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूं, लेट्स से 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2। लॉजिकली देखो 5 प्लस 2 कितना होगा, 7, 7 इंटू 3 कितना होगा, 21। नॉर्मली आंसर क्या आएगा, 21। बट अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं, तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हो, देखो क्या करते हैं, 3 इंटू 5, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 इंटू
5। तो ये हो गया 3 इंटू 5 हो गया। फिर साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो साइन था वो प्लस आएगा, फिर वापस नया ब्रैकेट होगा, फिर क्या होगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब यहाँ पे 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 6, 15 + 6, तो भी आंसर कितना आएगा 20। तो ये हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा, देखो P और Q, ये एक ब्रैकेट बनेगा, P और Q एक ब्रैकेट बनेगा, फिर ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है वो वैसे के वैसे आएगा, फिर P और R, ये दूसरा ब्रैकेट में। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओरिजिनल जो भी था उसको दो अलग अलग ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब लगेगा, जब एक सिंबल और है, दूसरा सिंबल एंड, दोनों ऑपोजिट सिंबल है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, दोनों अगर सेम सिंबल है तो एसोसिएटिव लगेगा, ये याद रखना। वैसे ही यहाँ पे P एंड Q पहला ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में जो सिंबल है वो वैसे के वैसे आएगा, फिर P एंड R दूसरा ब्रैकेट है। अब कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग उल्टा भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ पे आया है तो यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, रिक्वायर्ड अगर क्वेश्चन में वैसा है तो। जैसे अगर मैं इस पे फोकस करूँ और मुझे इस पे से यहाँ पे जाना, तो लॉजिक देखो क्या होगा, क्या इसमें P एंड कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, P एंड को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने P एंड ये कॉमन ले लिया, तो इसमें से P एंड कॉमन आ गया है, तो क्या बचा, Q बचा, तो मैं ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा, Q। फिर क्या बचा, और बचा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, और। दूसरे ब्रैकेट में से P एंड बाहर आ गया तो क्या बचा, R बचे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, R। तो इस पे से इसमें कन्वर्ट कर सकते हो या फिर इसमें से ये कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये पार्ट और ये पार्ट सेम लिखो। तो अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ब्रैकेट्स को ओपन भी कर सकते हो या फिर ब्रैकेट्स में कॉमन पार्ट लेके ब्रैकेट्स को कंबाइन भी कर सकते हो। दोनों का आंसर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, मतलब दोनों केस में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगा। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा। अब इसके बाद थोड़े फालतू लॉ है, एक है आइडेंटिटी लॉ। अब देखो आइडेंटिटी लॉ, पहले तो सी मतलब, देखो टी मतलब टोटोलॉजी होता है विच इज ट्रू, सी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब फॉल्स। तो सी का मतलब बेसिकली अभी इसको ऐसे ट्रीट करो, दिस इज नथिंग बट फॉल्स। लिखते सी है, टेक्निकल नाम वापस, कॉन्ट्रडिक्शन इज नथिंग बट जब सबका सब फॉल्स हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉल्स। ये टी मतलब टोटोलॉजी, इसका मतलब है ट्रू। अब लॉजिकली यहाँ पे सिंबल कौन सा है, और है, और का केस एक ही केस में फॉल्स होता है जब वो फॉल्स, मतलब दोनों अगर फॉल्स है, मतलब यहाँ पे अगर मैंने ऑलरेडी फॉल्स लिख दिया है, तो अब देखते हैं, अगर पी का वैल्यू ट्रू है तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा। पी का वैल्यू अगर फॉल्स है तो फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है फॉल्स, उससे कोई मतलब है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो आंसर भी ट्रू होगा, अगर यहाँ पे फॉल्स होगा तो आंसर भी पूरे का फॉल्स होगा। तो पूरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे डिपेंड। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, पी, क्योंकि इसका पूरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे। वैसे ही अगर पी और ट्रू लूंगे, और के केस में अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू होता है। अगर यहाँ पे एक बार ट्रू आ गया है तो यहाँ पे कुछ भी आए, फॉल्स और ट्रू, तो भी आंसर ट्रू होगा, ट्रू और ट्रू तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे और लिख, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू। पी पे डिपेंड करेगा क्या, सेम, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। सेम लॉजिक यहाँ पे एंड में। वापस सी को मैं क्या कंसिडर करूंगा, फॉल्स, टी को मैं क्या कंसिडर करूंगा, ट्रू। एंड वाले केस में जब दोनों ट्रू होते हैं तो ये आंसर ट्रू होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉल्स लिख दिया है, तो इसका आंसर कभी ट्रू हो सकता है क्या, नहीं, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, फॉल्स ही होगा। सी मतलब फॉल्स, पी पे डिपेंड कर रहा है क्या आंसर, ऑब्वियसली नहीं। बट अगर यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे भी अगर ट्रू आ गया, ट्रू एंड ट्रू, तो आंसर ट्रू होगा। यहाँ पे अगर फॉल्स आ गया, फॉल्स एंड ट्रू, तो आंसर फॉल्स हो गया। तो ये अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, ये अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। तो आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे, तो इसका आंसर क्या होगा, पी होगा। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, बेसिक है। पी और फॉल्स आंसर पी होगा, पी और ट्रू आंसर ट्रू होगा। मतलब और के केस में अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा है तो आंसर पी पे डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे ट्रू लिखा है तो आंसर डायरेक्टली ट्रू होगा। एंड के केस में अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा है तो आंसर फॉल्स होगा, अगर यहाँ पे ट्रू लिखा है तो आंसर पी पे डिपेंड करेगा, एंड के केस। तो ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी लॉ। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी और नेगेशन पी। अब देखो ये एकदम सिंपल है, अगर पी का वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा। मतलब ये दोनों आपस में हमेशा ऑपोजिट हो गए। तो ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। पर हाँ, ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक तो ट्रू होने वाला है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो ट्रू होने वाला है। और यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा है। और के केस में अगर एक भी ट्रू होता है तो आंसर क्या होता है, अब यहाँ पे दोनों में से एक तो ट्रू होने वाला है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। वैसे एंड के केस में एक अगर ट्रू है तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा।
पहला अगर फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेशन, तो पहले का उल्टा दूसरा होगा। मतलब इसमें दोनों में से कोई ना कोई एक तो फॉल्स होने ही वाला है, और एंड में एक भी अगर फॉल्स तो आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। तो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ, इनवॉल्यूशन लॉ, दिस इज नेगेशन ऑफ नेगेशन, डबल नेगेशन, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और ये हो गया तुम्हारा डी मॉर्गन्स लॉ, बराबर, जिसमें हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ये सारे लॉज है। अब ये लॉज जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो इसमें तुमको कुछ याद रखना है, जैसे अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओनली व्हेन वन साइन इज एंड अदर साइन इज और। मैंने पहले बोला अगर दोनों साइन सेम है तो असेसिव लॉ, दोनों साइन अलग अलग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे भी लिखा है इफ बोथ साइंस आर सेम देन डोंट अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंस्टेड यू कैन अप्लाई असेसिव लॉ। जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसके टेबल के, मतलब ये कंसेप्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, तो उसमें सबसे पहला स्टेप शुड ऑलवेज बी टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एंड और में कन्वर्ट करना। पहले ही मैंने समझा था एंड और ये बेसिक लॉजिकल कनेक्ट सबको इसमें कन्वर्ट करें। तो कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया, बाय कंडीशन को पहले कंडीशन में कन्वर्ट करो, फिर कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करो। तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन को एंड और में कन्वर्ट करना है। जैसे ही हम लोग एंड और में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हम लोग लॉस लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो लॉस तुमने यहाँ पे देखे, सारे लॉस किस पे अप्लाई हो रहे हैं, एंड और। सारे लॉस किस पे अप्लाई हो रहे हैं, लॉजिकल कनेक्टिव एंड पे, लॉजिकल कनेक्टिव और पे। कहीं पे भी लॉ में ये था क्या डबल एरो या सिंगल एरो, नहीं। तो जो अगर हमको लॉज लगाने हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए या फिर और होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, या तो एंड में कन्वर्ट करो या फिर और में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप शुड ऑलवेज बी टू चेक इफ एनीथिंग कैन बी टेकन इन कॉमन। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं नेगेशन पी और क्यू एंड नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब पहले तो चेक करते हैं इन दोनों ब्रैकेट में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नेगेशन पी और नेगेशन पी और, ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं कॉमन लूंगा तो उससे फायदा देखो क्या हो, नेगेशन पी और, जैसे ही हमने ये कॉमन ले लिया, पहले वाले में क्या बचा, क्यू बचा, तो ब्रैकेट में लिखूंगा क्यू। साइन कौन सी बची, एंड बची, यहाँ पे लिखूंगा एंड। दूसरे वाले में क्या बचा, नेगेशन क्यू, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेगेशन क्यू। अब ये नेगेशन पी और वैसे ही रहेगा। अब बात करते हैं क्यू एंड नेगेशन पी। ये अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन हमेशा फॉल्स होगा, बराबर। ये अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। मतलब दोनों में से एक तो फॉल्स होने वाली है, कंफर्म है। और बीच में क्या है, एंड। एंड में जब दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तो आंसर क्या होता है, फॉल्स। ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो पी एंड नेगेशन पी का आंसर क्या होता है, हमेशा सी। सी मतलब फॉल्स, तो उसी लॉजिक से क्यू एंड नेगेशन क्यू का आंसर क्या होगा, हमेशा फॉल्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखूंगा, फॉल्स। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कौन सा लॉ लगाया हमने, दिस वॉज कॉम्प्लीमेंट लॉ, बराबर। अब बात करते हैं इसकी, नेगेशन पी और फॉल्स। अब नेगेशन पी अगर ट्रू है, मैं नेगेशन पी की बात करूं, नेगेशन पी अगर ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। बट नेगेशन पी अगर फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो ये अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, ये अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। तो आंसर इस पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पर। मतलब ये पूरे का आंसर क्या होगा, नेगेशन पी। तो ऐसे करके हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब तक तुम ये कॉमन नहीं लोगे तब तक सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है क्या। तो ये दो स्टेप यहाँ ध्यान देना है। पहला स्टेप, अगर कहीं पे भी तुमको कंडीशनल या बाय कंडीशनल दिख रहा है, कंडीशनल को और में कन्वर्ट करो, बाय कंडीशनल को कंडीशनल में कन्वर्ट करके फिर इसको भी और में कन्वर्ट करो। और सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, कुछ अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन है। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इन दोनों टाइप के ही क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए, बराबर। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, या तो ये टाइप का आएगा, या फिर वो जो मैंने समझा दिया था वो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव, वो सब वो टाइप का क्वेश्चन, या फिर ये ट्रुथ वैल्यू का क्वेश्चन। अब देखो, प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, ये हमको डिसाइड करना है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो स्टेटमेंट्स कितने। यहाँ पे एक स्टेटमेंट पी है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू है। नेगेशन पी को अलग स्टेटमेंट मानना है क्या, नहीं, पी का ही उल्टा है नेगेशन पी। तो हमारे मेन स्टेटमेंट्स कितने, पी और क्यू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा पी, दो स्टेटमेंट आ गए। नंबर ऑफ रोज का लॉजिक क्या था, 2:n। जितने स्टेटमेंट है उतना 2:, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है 2, तो 2:2 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमको कितने बनाने पड़ेंगे, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे 4 रो बना दिए। इसको फिल करने का हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर डिसाइड किया था, पहले दोनों ट्रू, फिर दोनों फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स, बराबर। अब नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाते जाएंगे। सबसे पहले हमको पी की जरूरत थी, क्या पी का कॉलम बन गया, ओके। उसके बाद एरो, एरो को छोड़ दो। फिर हमको किसकी जरूरत है, नेगेशन पी की जरूरत है। नेगेशन पी अभी तक बनाया क्या, नहीं, तो हमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा नेगेशन पी का। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, क्यू की। क्या क्यू का कॉलम ऑलरेडी रेडी, ठीक है, हो गया। अब हमें नेगेशन पी और क्यू, ये पूरे का अलग से एक कॉलम बनाना पड़ेगा।
क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। तो हमने यहाँ पे नेगेशन पी तो बना लिया था। अब हमें ये पूरा स्टेटमेंट का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेशन पी और क्यू, क्या नेगेशन पी रेडी है? यस। क्या क्यू रेडी है? हाँ। तो क्या हम लोग इसका भी बना सकते हैं? तो ये हो जाएगा अगला नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू। अब चेक करते हैं क्या हमारे पास ये पूरा का पूरा ब्रैकेट रेडी है, क्या हमारे पास पी भी रेडी है। तो क्या हम लोग पी एरो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो फाइनल हमारा कॉलम होगा जो मेन क्वेश्चन है, पी एरो नेगेशन पी और क्यू। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यूज को फिल करते जाएंगे। नेगेशन पी की बात करते हैं। नेगेशन पी क्या होता है? पी का ऑपोजिट। पी अगर ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होना चाहिए? फॉल्स। पी अगर ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होना चाहिए? फॉल्स। पी अगर फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या होना चाहिए? ट्रू। पी अगर फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या होना चाहिए? ये हो गया। अब बात करते हैं नेगेशन पी और क्यू। तो हमें किस पे फोकस करना है? नेगेशन पी पे और क्यू पे। ध्यान देना, पहले नेगेशन पी है, फिर और है, फिर क्यू है। अब और के केस में एक ही बार फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स है। तो हम लोग नेगेशन पी और क्यू में चेक करो ऐसा कोई है क्या जहां पे दोनों फॉल्स है। क्या यहाँ पे दोनों फॉल्स है? तो सिर्फ ये वाला पार्ट फॉल्स होगा, बाकी सब क्या हो गया? ट्रू भी। तो ये वाले पार्ट को मैं लिख दूंगा फॉल्स, बाकी सबको मैं क्या लिखूंगा? ट्रू। क्योंकि मैंने पहले ही समझा था ये जो और वाला लॉजिकल कनेक्टिव है ये एक ही केस में फॉल्स होता है, जब दोनों के दोनों फॉल्स है। हम लोग किसका कर रहे हैं? नेगेशन पी और क्यू का कर रहे हैं। तो जब दोनों फॉल्स हो गए तो ये फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ये ट्रू है। बराबर। अब फाइनली आते हैं हम लोग फाइनल स्टेटमेंट पे। पी कंडीशन एरो हमारा ये स्टेटमेंट। तो हमें किस पे फोकस करना है? एक तो हमें पी पे फोकस करना है। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? पी। और दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ये नेगेशन पी एरो क्यू। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है? कंडीशनल का साइन है, एरो का साइन है। कंडीशनल वाला याद करो, कंडीशनल वाला ये हमारा पी पहला है, फिर ये दूसरा। ये जो कंडीशनल वाला है ये एक ही केस में फॉल्स होता है, जब पहला ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है। चेक करो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, इसमें फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स ऐसा कोई केस है क्या? देखो, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। सिर्फ ये वाला केस ऐसा है जिसमें पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो सिर्फ इसमें फॉल्स होगा, बाकी सब में क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? फॉल्स, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। तो ऐसे हमको लॉजिकल कनेक्टिव्स का ट्रुथ टेबल यूज करके फाइनल आंसर निकालना। अब यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या बोला था? प्रिपेयर दी ट्रुथ टेबल। तो हमने इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना दिया। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो हमेशा फाइनल कॉलम में ही आना चाहिए, वो तुम्हारा लास्ट कॉलम होना चाहिए, उसके बाद कोई भी कॉलम नहीं। सिर्फ अभी ये डिसाइड करते हैं ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिन्यूसी। क्वेश्चन में पूछा नहीं, बट फिर भी एक बार, अगर सबके सब ट्रू होते तो टोटोलॉजी होता, बट सब ट्रू है क्या? अगर सबके सब फॉल्स होते तो कॉन्ट्रडिक्शन होता, बट सब फॉल्स है क्या? नहीं। ये ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर है, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, तो ये क्या होगा? कंटिंजेंसी। तो इसमें अगर पूछा होता है कि स्टेटमेंट टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंटिंजेंसी, तो हमारा आंसर क्या होता? कंटिंजेंसी। अगला नेक्स्ट वाला ट्रुथ टेबल अगर बनाना है, पहले तो डिसाइड करो स्टेटमेंट्स कितने कितने। पी एक स्टेटमेंट है, आर एक स्टेटमेंट है, पी को छोड़ दो काउंट हो गया, क्यू एक स्टेटमेंट। तो हमारे पास पी क्यू आर टोटल कितने स्टेटमेंट है? तीन मेन स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं पी क्यू आर तीन अगर स्टेटमेंट है तो नंबर ऑफ रोज कितने बनने चाहिए? 2:n, 2:3, 2:3 कितना होता है? 8। तो कितने रोज बनने चाहिए? 8। तो यहाँ पे मैंने 8 रोज बना दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट। तो यहाँ पे टोटल 8 रोज। इनको पहले तो फिल करो, हमने जो सीक्वेंस डिसाइड किया था उसके हिसाब से। पहले तीनों टी और आखिरी के तीनों फॉल्स। फिर उसके बाद दो ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स आखिरी में। अब फॉल्स को शिफ्ट करो, फॉल्स को बीच में रखो। तो दो ट्रू एक फॉल्स। वापस फॉल्स को शिफ्ट करो, फॉल्स को पहले रखो। तो दो ट्रू एक फॉल्स, दो ट्रू के हो गए। अब दो फॉल्स एक ट्रू। ट्रू को शिफ्ट करो, ट्रू को बीच में रखो। तो यहाँ पे दो फॉल्स आ जाएंगे। वापस ट्रू को शिफ्ट करो, ट्रू को यहाँ पे रखो। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स ये आ जाएगा।
अब इसमें आगे हमको एक एक कॉलम फिल करते जाना है। जैसे देखो यहाँ पे पी का कॉलम रेडी है, आर का कॉलम रेडी, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। तो क्या हम लोग डायरेक्टली पी एंड आर ये कर सकते हैं, क्योंकि पी रेडी आर रेडी, तो पी एंड आर रेडी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगला कॉलम बनाएंगे पी एंड आर। तो हमें पी पे फोकस करना है, आर पे फोकस करना है। बीच में क्या है, एंड वाला एक ही केस में ट्रू होता है जब दोनों ट्रू है। ट्रू ट्रू, तो आंसर ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स, आंसर क्या होगा, फॉल्स। ट्रू ट्रू, आंसर क्या होगा, ट्रू। ऐसे ही फिल करते जाओ, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये हो गया तुम्हारा पी एंड आर पहला कॉलम रेडी। मतलब क्वेश्चन का ये जो पार्ट है ये तुम्हारा रेडी हो गया। एरो को छोड़ दो अभी के लिए, अगले इसमें आ जाओ। इसमें तुमको पी चाहिए था, पी है। इसमें तुमको नेगेशन क्यू चाहिए था, नेगेशन क्यू है क्या, नहीं। तो अगला कॉलम किसका बनेगा, नेगेशन क्यू का। नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब क्या, क्यू का उल्टा। क्यू का कॉलम क्या है, ट्रू, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स। क्यू का अगला वैल्यू क्या है, ट्रू, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फॉल्स। ऐसे वैल्यूज फिल करने। क्यू का अगला वैल्यू फॉल्स है तो ट्रू, फिर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स की जगह पे उसका उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, अगेन फॉल्स का उल्टा ट्रू। तो ये आ गया नेगेशन क्यू। क्या तुम्हारे पास नेगेशन क्यू रेडी है, हाँ। क्या तुम्हारे पास पी रेडी है, हाँ। तो क्या हम लोग पी और नेगेशन क्यू ये पूरा स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं, हाँ। तो अगला होगा हमारा पी और नेगेशन क्यू। तो पी और नेगेशन क्यू में मतलब हमें किस पे फोकस करना है, पी पे फोकस करना है, नेगेशन क्यू पे फोकस करना है। दोनों के बीच में क्या है, और है। और एक ही केस में फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स हो गए। तो हम लोग चेक करेंगे पी नेगेशन क्यू दोनों में अगर कोई फॉल्स रहा तो ये हम लोग, मतलब दोनों फॉल्स रहे तो ये हम लोग फॉल्स लिखेंगे। ट्रू और फॉल्स, ये क्या होगा, ट्रू। ट्रू और फॉल्स, इसका भी आंसर क्या होगा, ट्रू। क्योंकि और है बीच में, बीच में यहाँ पे क्या है, और। तो एक भी अगर ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। एक भी अगर ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि और वाला केस जब दोनों फॉल्स होते तो आंसर क्या होता है, फॉल्स। फिर वैसे ही फिल कर दो, फॉल्स ट्रू, एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। फिर फॉल्स फॉल्स, फॉल्स होगा, ट्रू 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 होगा, फॉल्स टू ट्रू होगा। ये हो गया। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी रेडी है, ये स्टेटमेंट भी रेडी है। तो एरो लगा के ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। तो अब हम लोग फाइनल क्या लिखेंगे, पी एंड आर, पहला ब्रैकेट होगा एरो, पी और नेगेशन की, ये दूसरा ब्रैकेट होगा। पी और नेगेशन की, ये दूसरा ब्रैकेट। अब हम लोग इसका फाइनल करेंगे। तो हमको किसके, कौन से दो स्टेटमेंट पे फोकस करना है, पहला तो पी एंड आर है। मैं यहाँ पे पी एंड आर को हाईलाइट कर रहा हूँ। इस पे हमें फोकस करना है। और उसके अलावा दूसरा क्या है, पी और नेगेशन क्यू। तो ये अभी जो हमने बनाया था पी और नेगेशन क्यू, इसको मैं हाईलाइट, इन दोनों पे हमें फोकस करना। और दोनों के बीच में क्या है, एरो। एरो मतलब क्या होता है, बेसिकली कंडीशन। ये कंडीशनल वाला एक ही केस में फॉल्स होता है, कब, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। पहला फॉल्स दूसरा क्या, ट्रू, तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू। ये एक ही केस में ध्यान देना, ये जो कंडीशनल है एरो, ये एक ही केस में फॉल्स होता है जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। यहाँ पे पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। फिर ट्रू ट्रू, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू, तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स, आंसर क्या होगा, ट्रू। फॉल्स ट्रू, आंसर क्या होगा, ट्रू। आखिरी फॉल्स ट्रू, आंसर क्या होगा, ट्रू। क्या तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, मतलब फाइनल आंसर मतलब आखिरी वाला कॉलम, आखिरी वाले कॉलम में क्या सारे के सारे ट्रू है। तो क्या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटोलॉजी। पूछा नहीं क्वेश्चन में, पूछा क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला था ट्रुथ टेबल बना, हमने ट्रुथ टेबल तो बना दिया है। पर अगर ये पूछा होता कि टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन है कॉन्टिजेंसी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज टोटोलॉजी। क्लियर है, सिंपल है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एक एक करके लॉजिक से फिल कर दे रहा हूँ। एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिजेंसी। ये होमवर्क में ट्राई करना है, एंड में देखना है कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिजेंसी। इसके सॉल्यूशन मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा ताकि तुमको वेरीफाई करते आ जाए। सिर्फ ये वाला भी कर लेते क्योंकि इसमें बीच में क्या है, बाय कंडीशन। हमने बाय कंडीशन का कोई भी नहीं किया, तो ये वाला एक कर लेते। इसमें हमें डिसाइड करना है टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन की क्या है। सबसे पहले कितने स्टेटमेंट से वेरीफाई करो, पी क्यू, दो स्टेटमेंट है। दो अगर स्टेटमेंट तो यहाँ पे पी लिख दो, क्यू लिख दो। ध्यान देना, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, ये हमारा मेन स्टेटमेंट नहीं है। हमारा मेन स्टेटमेंट क्या है, पी और क्यू। वो नेगेशन नेगेशन छोड़ दो।
दो स्टेटमेंट है तो टोटल रोज कितने होने चाहिए, 4 रोज होने चाहिए। चारों रोज को ऑर्डर के हिसाब से हमने जो ऑर्डर डिसाइड किया था फिल करो, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, बराबर। सबसे पहले क्या हमारे पास पी रेडी है, हाँ। क्या हमारे पास क्यू रेडी है, हाँ। तो क्या हम लोग पहला ब्रैकेट पी एरो क्यू रेडी कर सकते हैं, यस। तो हम लोग तुरंत अगला कॉलम बनाएंगे, पी एरो क्यू। एरो वाला एक ही केस में फॉल्स होता है, जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। जैसे यहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो सिर्फ इसका आंसर फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ये ट्रू होगा। उसके बाद बाय कंडीशन छोड़ दो, क्योंकि पहले तो हमको ये रेडी करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या चाहिए, नेगेशन क्यू चाहिए। नेगेशन क्यू है क्या, नहीं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, नेगेशन पी चाहिए। नेगेशन पी है क्या, नहीं। तो अगले दो कॉलम हो गए नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। पहले नेगेशन क्यू बना लेते हैं और फिर नेगेशन पी। नेगेशन क्यू मतलब क्यू का जो भी आंसर है उसका ऑपोजिट, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट। ये हो गया तुम्हारा नेगेशन पी। वैसे ही नेगेशन पी हम लोग क्या करेंगे, जो भी पी का आंसर है उसका उल्टा करेंगे। तो ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू, फॉल्स का ऑपोजिट ट्रू। अब फाइनली नेगेशन क्यू रेडी है, हाँ। नेगेशन पी रेडी है, हाँ। तो क्या नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी ये पूरा ब्रैकेट हम लोग रेडी कर सकते हैं, यस। तो अगला होगा नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी। एरो मतलब ये एक ही केस में फॉल्स होता है, जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। तो जब ये ट्रू होगा ये फॉल्स होगा, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। चलो, तो नेगेशन क्यू फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स आंसर क्या होगा, ट्रू। ट्रू और फॉल्स इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। उसके बाद फॉल्स और ट्रू इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ट्रू और ट्रू इसका आंसर क्या होगा। क्या हमारे पास क्वेश्चन के दोनों ब्रैकेट रेडी है, क्या ये ब्रैकेट भी रेडी है, ये ब्रैकेट भी रेडी है। तो क्या अब हम लोग पूरे क्वेश्चन का मेन जो क्वेश्चन वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आखिरी वाले कॉलम में। तो यहाँ पे आना चाहिए पी एरो क्यू, बीच में डबल एरो मतलब बाय कंडीशनल, और फिर क्या था, नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी। तो नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी। अब हम लोग फिल करते जाएंगे। तो हमें किस पे फोकस करना है, देखो एक तो पी एरो क्यू, ये वाला कॉलम ढूंढो, पी एरो क्यू मतलब यहाँ पे। उसके बाद नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी, तो ये वाला ढूंढो, नेगेशन क्यू एरो नेगेशन पी, बराबर। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में कौन सा है, इसके बीच में क्या है, बाय कंडीशन। बाय कंडीशन का लॉजिक याद करो, ट्रुथ टेबल याद करो, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, बराबर। तो दोनों अगर सेम है तो ट्रू होगा, दोनों अगर अपोजिट है तो फॉल्स होगा। क्या यहाँ पे दोनों सेम है, यस। तो ये ट्रू होगा। क्या यहाँ पे दोनों सेम है, हाँ। फॉल्स फॉल्स दोनों सेम है तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू, क्योंकि बाय कंडीशन क्या बोलता है, अगर दोनों सेम है तो आंसर ट्रू होना चाहिए। फिर ट्रू ट्रू, क्या दोनों सेम है, हाँ, तो ट्रू होगा। आखिरी ट्रू ट्रू, दोनों सेम है तो आंसर क्या होगा, ट्रू। क्या सारे के सारे ट्रू है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी। सो दिस इज टोटोलॉजी। फिक्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, या तो ट्रुथ टेबल बनाने का क्वेश्चन आता है, या फिर ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आइडेंटिफाई करो टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कंटिन्यूसी। तो ये ट्रुथ टेबल बनाते आना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई, तो इसमें हमको सिर्फ वेरीफाई करना है कि एलएचएस का जो आंसर आ रहा है ट्रुथ टेबल के हिसाब से, आरएचएस का जो आंसर आ रहा है ट्रुथ टेबल के हिसाब से, क्या वो इक्वल है कि नहीं। एक ही टेबल में हम लोग एलएचएस भी सॉल्व करेंगे, आरएचएस भी सॉल्व करेंगे। पहले एलएचएस कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग आरएचएस करेंगे। अब एलएचएस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो। तो इसमें टोटल कितने स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स। कौन से पी और Q। यहाँ पे हम लोग दो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, पी क्यू। बैलेंस फिल कर दो, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। अब सबसे पहले पी रेडी है, हाँ पी रेडी है, बट एरो की बात क्या है, पी एरो क्यू। तो पी एरो क्यू ये ब्रैकेट हमको रेडी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी एरो क्यू। अब पी एरो क्यू, एरो एक ही केस में फॉल्स होता है, जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। ट्रू ट्रू आंसर क्या होगा, ट्रू फॉल्स आंसर क्या होगा, फिर भी फॉल्स। अच्छा ये केस में फॉल्स होगा, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि एरो है। फॉल्स ट्रू आंसर क्या होगा, ट्रू। फॉल्स फॉल्स आंसर क्या होगा, बराबर। अब हमें क्या करना है, पी रेडी है, पी एरो क्यू रेडी है, इन दोनों का हमें क्या करना है, एरो करना है, तब हमारा एलएचएस फाइनल। तो मैं यहाँ पे इसको अलग कलर में लिख रहा हूँ एलएचएस को, तो ये हमारा लेट्स से एलएचएस में यहाँ पे लिख रहा हूँ।
पी एरो पी एरो क्यू, ऊपर में से मेंशन करो दिस इज योर एलएचएस का आंसर। ये एग्जाम में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो इसमें हमें किस पे फोकस करना है? पी वाले कॉलम पे फोकस करना है, पी एरो क्यू के कॉलम पे फोकस करना है। पी वाला कॉलम मतलब ये कॉलम, पी एरो क्यू मतलब ये वाला कॉलम, और दोनों के बीच में क्या है? एरो। एरो मतलब कंडीशन। कंडीशन कब फॉल्स होता है? एक ही केस में, जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स। ट्रू ट्रू, तो आंसर क्या होगा? ट्रू। ट्रू फॉल्स, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स ट्रू, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स ट्रू, ये गलत हो गया, ये ट्रू होना चाहिए। फॉल्स ट्रू, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्या एलएचएस का आंसर रेडी है तुम्हारा? यस, एलएचएस का आंसर रेडी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू आरएचएस। अब आरएचएस पे फोकस करो। अब जब हम लोग आरएचएस पे फोकस करें तो चलो चेक करते हैं इसमें सबसे पहले हमको नेगेशन क्यू की जरूरत है। हमारे पास नेगेशन क्यू रेडी है क्या? नहीं, तो हमको अगला कॉलम किसका बनाना पड़ेगा? नेगेशन क्यू का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा नेगेशन क्यू का। नेगेशन क्यू मतलब क्यू के जो भी वैल्यूज थे उनका ऑपोजिट। अब क्यू के वैल्यूज देखो किस ऑर्डर में थे, टी एफ टी एफ, तो इनका ऑपोजिट करोगे तो ये होगा एफ टी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेगेशन क्यू में एफ टी एफ टी बराबर। अब फाइनली हमें क्या चाहिए? देखो नेगेशन क्यू रेडी है, हमें पी एरो क्यू चाहिए। क्या पी एरो क्यू हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं जब हम लोग एलएचएस का वर्किंग कर रहे थे? हाँ, तो हमारे पास ये भी रेडी है, ये भी रेडी है। तो क्या हम लोग ये पूरा का पूरा रेडी कर सकते हैं? तो अब हम लोग फाइनली लिखेंगे नेगेशन पी, सॉरी नेगेशन क्यू एरो पी एरो क्यू। नेगेशन क्यू एरो पी एरो क्यू। तो अब हमें किस पे फोकस करना चाहिए? आरएचएस है तो इसको मैं अलग कलर में लिख देता हूँ यहाँ पे। नेगेशन क्यू एरो पी एरो, तो हमें नेगेशन क्यू पे फोकस करना है और पी एरो क्यू पे फोकस करना है। तो नेगेशन क्यू पे फोकस करना है, पी एरो क्यू पे फोकस करना है। तो ये तुमको किसका आंसर देगा? आरएचएस का। वापस दोनों के बीच में क्या है? एरो। एरो कब फॉल्स होता है? एक ही केस में, जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स। ध्यान देना यहाँ पे पहला क्या है? नेगेशन। तो ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट। तो अब हम लोग ऑर्डर देखो कैसे दिखेगा, पहला दूसरा। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो एरो का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो एरो का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो एरो का आंसर फॉल्स होगा। फिर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो एरो का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है, तो एरो का आंसर क्या होगा? ट्रू का। अब चेक करो ये जो तुम्हारा एलएचएस का कॉलम बना है और ये जो आरएचएस का कॉलम बना है, क्या सबके वैल्यू सेम है? ट्रू ट्रू यस, फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। तो क्या ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है? दैट मीन्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो जो हमको वेरीफाई करने बोला था वो हमने वेरीफाई कर लिया। तो एक ही इसमें तुमको एक ही टेबल में एलएचएस आरएचएस दोनों बनाना है और वेरीफाई करना है। वापस 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन कंफर्म 3 मार्क के लिए आए, या तो ऊपर टोटोलॉजी वगैरह आइडेंटिफाई करने बोलेंगे, या फिर वेरीफाई करने बोलेंगे, या सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाने बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो एक आएगा। अब इसमें भी तुमको वेरीफाई करना है, ये तुम लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, इसका मैं सोल्यूशन भेज दूंगा। अब ये आते हैं मेन क्वेश्चन। अब देखो ये जो टाइप के क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन है जिसमें तुमको एक्स्ट्रा तुमको दिमाग लगाना है। बाकी ये देखो ये सब जो था ये पूरा मैकेनिकल है, एक बार तुमको प्रोसेस समझ में आ गया ना ये हो जाएगा। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल हमको वेरीफाई करना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है कि नहीं। ट्रुथ टेबल में सिंपल हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम लोग एलएचएस बनाते आरएचएस बनाते, दोनों का ट्रुथ टेबल कंपेयर करते हैं, सेम आया तो वेरीफाई हो गया, नहीं आया तो वेरीफाई नहीं। अब यहाँ पे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें हमने वो जो लॉस पढ़े थे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वो सारे लॉस हमको अप्लाई करने पड़ेंगे। बट ये टाइप का क्वेश्चन अगर तुम देखोगे पिछले 4 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में पूछा ही नहीं, मतलब यूजुअली ये टाइप का क्वेश्चन वो नहीं पूछते।
तो फिर भी हम लोग ये टाइप के जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए, 3 सॉल्व एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में कुछ 4-5 क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जैसे जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं तुमको समझाऊंगा कि अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो जब मैंने बोला था कि हम लोग ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमको ये लॉज जो यहाँ पे हमने लिखे, ये सारे लॉज अप्लाई करने पड़ेंगे, विद नेम हमको याद होने चाहिए, जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, जो भी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। मेन इसमें एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, यही मेन है। डी मॉर्गन्स लॉ भी कभी कभी लग सकता है। बट टेबल के नीचे जो मैंने लिखा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, ये दोनों स्टेप पहले तो देख लो। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी है उसको और में कन्वर्ट करो, मतलब कंडीशनल को और में कन्वर्ट करो, बाय कंडीशनल को कंडीशन में कन्वर्ट करो, फिर कंडीशन से इसमें जाओ। और सेकंड स्टेप क्या है, अगर तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेने का ट्राई करना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो दैट, हमें प्रूव करना है कि एलएचएस का आंसर इज इक्वल टू आरएचएस। सबसे पहले इसमें और है, यहाँ पे एंड है, तो एसोसिएटिव लॉ तो लग नहीं सकता है। लगा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी मत लगाओ अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यू एंड नेगेशन क्यू है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है। तो एलएचएस अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो पी वैसे ही रहेगा। और अब बात करते हैं क्यू एंड नेगेशन क्यू की। क्यू अगर ट्रू है तो नेगेशन क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यू अगर फॉल्स है तो नेगेशन क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब दोनों ऑपोजिट रहने वाले। तो एक ट्रू है तो दूसरा कंफर्म फॉल्स है, पहला फॉल्स है तो दूसरा कंफर्म ट्रू है, और बीच में एंड है। एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स होता है तो आंसर फॉल्स ही होता है। तो ये पूरे का आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों में से एक तो कंफर्म फॉल्स होने वाला है। क्योंकि क्यू ट्रू है तो नेगेशन क्यू फॉल्स होगा, क्यू फॉल्स है तो नेगेशन क्यू ट्रू होगा। मतलब ये दोनों ऑपोजिट होने वाले हैं, और ऑपोजिट अगर है एंड के केस में आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स। बट ये लॉ कौन सा है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब पी और फॉल्स हम चेक करते हैं। पी अगर ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होगा। पी अगर फॉल्स है, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स होगा। पी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, पी अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। तो पूरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, पी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये पूरा आंसर क्या होगा, पी हो जाएगा। अब ये कौन सा लॉ, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। बस ये लॉ अप्लाई करना है। क्या ये एलएचएस का सॉल्यूशन आरएचएस से मैच हो गया। ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। मैं सिंपल क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, फिर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन, अब तुम अगर एक चीज देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं और आरएचएस में एक ही टर्म है। मतलब हमको डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सपांड करना है कि कंप्रेस करना है। ऑब्वियसली कंप्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्म है, उनको कंप्रेस करके एक इसमें लिखा है। कंप्रेस, डिस्ट्रीब्यूट अगर करना होता तो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। कंप्रेस अगर करना है मतलब कुछ ना कुछ ब्रैकेट्स में कॉमन लेना पड़ेगा, बराबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही उल्टा था। जो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझाया था तब मैंने समझा था कि हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन भी ले सकते। पहले तो चेक करते हैं दोनों में कुछ कॉमन है क्या। यहाँ पे पी और क्यू है, यहाँ पे नेगेशन पी एंड क्यू है, ये सिंबल भी अलग है, ये पी है, ये नेगेशन पी है। तो अभी तो कुछ कॉमन है नहीं। ये नहीं बोलना कि यहाँ पे क्यू कॉमन है, नहीं। स्टेटमेंट के साथ कोई सिंबल भी कॉमन होना चाहिए था। यहाँ पे और है, सॉरी यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, बट यहाँ पे साइन कौन सा है, नेगेशन। जैसे ही मैं नेगेशन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये क्या होगा। अगर मैं नेगेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा नेगेशन पी, नेगेशन ऑफ और, नेगेशन ऑफ और क्या होगा, एंड, और फिर क्या होगा, नेगेशन क्यू। बाकी का आगे का जो पार्ट है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करो तो ये वैसा का वैसा रहेगा। और नेगेशन पी एंड क्यू। अब चेक करो दोनों ब्रैकेट में कुछ कॉमन है क्या, नेगेशन पी कॉमन है, नेगेशन पी कॉमन है, और एक सिंबल भी हमको कॉमन चाहिए होता है, एंड क्या ये पूरा पार्ट कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग ये कॉमन लेंगे तो नेगेशन पी एंड इतना हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा, नेगेशन क्यू बचा। तो यहाँ पे नेगेशन क्यू आएगा, और क्यू बचा तो यहाँ पे क्यू आएगा, बराबर। अब बात करते हैं इसकी, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। नेगेशन क्यू अगर ट्रू है, सॉरी, क्यू अगर ट्रू है तो नेगेशन क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यू अगर फॉल्स है तो नेगेशन क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब दोनों में से एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा। ये तो कंबाइन मतलब कंपलसरी वैसे ही होने वाला है। बीच में क्या लिखा है, और लिखा है। और के केस में अगर एक भी ट्रू होता है तो आंसर क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये अगर ट्रू है तो भी आंसर ट्रू होगा। बट ये फॉल्स है तो उसकी वजह से ये ट्रू हो जाएगा, तो भी आंसर क्या होगा, ट्रू। तो ये पूरे का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन पी एंड ट्रू। लॉस तो हम लोग लिखना ही भूल गए। जैसे यहाँ पे नेगेटिव नेगेशन साइन जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये कौन सा लॉ, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा दिस इज
डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद हमने कॉमन कुछ लिया था, कॉमन लिया मतलब कौन सा लॉ लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। हाँ मैं जानता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बट उसी को जब उल्टा करके लगाओगे मतलब कॉमन कुछ लोगे तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फाइनली ये जो यहां से यहाँ पे ट्रू में आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो फाइनली हमारे पास क्या बचा है, नेगेशन पी बचा है एंड ट्रू बचा है। ये तो ट्रू फिक्स हो गया। अगर ये फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू का मतलब ये अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो रहा है, ये अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू है। मतलब पूरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, नेगेशन पी पे। इस पे कुछ डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डायरेक्टली दिस विल बी इक्वल टू नेगेशन पी। ये कौन सा लॉ है तुम्हारा, आइडेंटिटी लॉ। क्या ये हो गया तुम्हारा इक्वल टू आरएचएस बराबर। एक एक लॉ आइडेंटिफाई करने, एक एक लॉ लगाना है और उसके हिसाब से सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और एंड, यहाँ पे और है यहाँ पे एंड है, जब दोनों साइन अलग अलग है तो क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। देखो कुछ कॉमन लेना तो पॉसिबल है नहीं, एसोसिएटिव लॉ लगा नहीं सकते क्योंकि वो साइन सेम होता तो एसोसिएटिव लगाते। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो पी और नेगेशन पी, पी और नेगेशन पी, फिर ब्रैकेट में जो साइन है वो वैसे का वैसा आएगा एंड, फिर अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, पी और क्यू, पी और क्यू। अब बात करते हैं इसकी, पी और नेगेशन पी, इसका आंसर क्या होगा, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू का, ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू, फॉल्स और ट्रू तो भी ट्रू का, मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। एंड दूसरा ब्रैकेट अभी के लिए वैसे को पी और क्यू। ये कौन सा लॉ लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये याद रखने पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब लॉ क्या होता है, स्टेटमेंट उसी का नेगेशन, स्टेटमेंट उसी का नेगेशन, उसका जो भी आंसर होगा वो कैसे आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से आता है। अब ये ट्रू है, ये तो फिक्स हो गया। अगर ये ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो इस पे कुछ डिपेंडेंसी है ही नहीं। ये जब ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, ये जब फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। तो पूरा डिपेंडेंसी किस पे, इसके ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू। ये कौन सा है, दिस इज आइडेंटिटी लॉ। क्या ये आर एच एस के बराबर आ रहा है, यस। पी एंड क्यू चेक, सॉरी कुछ तो गलत हो गया क्या इसमें, हाँ ये और था, दिस शुड बी और। तो क्या ये आर एच एस के साथ मैच हो रहा है एग्जैक्टली, यस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पे बाय कंडीशन दिया है, तो पहले तो बाय कंडीशन को कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पी डबल एरो क्यू, इसको कंडीशन में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा पी एरो क्यू एक ब्रैकेट में एंड क्यू एरो पी दूसरे ब्रैकेट में, बराबर। अब ये जो पी एरो क्यू है इसको अगर कन्वर्ट करोगे और में तो ये क्या होगा, पहले का नेगेशन और दूसरा वैसे के वैसे, फिर ये एंड का सिंबल एज इट इज आएगा। फिर इसको भी अगर कन्वर्ट करोगे तो पहले का नेगेशन मतलब क्यू का नेगेशन और दूसरा वैसे के वैसे, बराबर। अब अगर तुम नोटिस करोगे आरएचएस में पी क्यू एक ही ब्रैकेट में चाहिए, बट यहाँ पे पी और क्यू अलग अलग ब्रैकेट में। आरएचएस में नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एक ही ब्रैकेट में चाहिए, बट यहाँ पे नेगेशन पी और नेगेशन क्यू अलग अलग ब्रैकेट में। तो अगर हमको ये अलग अलग ब्रैकेट्स में जो टर्म्स लिखे हुए हैं, इनको एक साथ लेके आना है तो पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर जो टर्म साथ में चाहिए उनको एक ब्रैकेट में लिखो, जो टर्म अलग से साथ में चाहिए उनको अलग ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा अभी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगाओगे तो पहले ही नेगेशन पी ये पूरे ब्रैकेट के साथ डील करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेशन पी एंड का सिंबल और फिर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, नेगेशन क्यू और पी। नेगेशन पी ने इसके साथ तो डील कर लिया, अब ये वाला पार्ट ये इसके साथ डील करेगा। तो यहाँ पे अब सिंबल कौन सा आएगा, और। यहाँ पे मैं दे रहा हूं और क्यू एंड आगे का पूरा ब्रैकेट वैसे के वैसे, तो नेगेशन क्यू और।
तो तुम्हारे पास ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, दोनों सिंबल अगर अलग अलग है तो कौन सा लॉ लगेगा, एसोसिएटिव की डिस्ट्रीब्यूटिव। वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ये होगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। देखो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। फिर ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है वो वैसे का वैसा आएगा, और फिर नेगेशन पी एंड पी, तो ये होगा नेगेशन पी एंड पी। इसमें पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो ये आ गया। अब इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये जो सिंबल है और ये वैसे के वैसे रहेगा, और वैसे के वैसे रहेगा। क्यू एंड नेगेशन क्यू, तो यहाँ पे आएगा क्यू एंड नेगेशन क्यू। फिर उसके बाद कौन सा सिंबल है, और का सिंबल है, तो यहाँ पे और आएगा। फिर उसके बाद क्यू एंड पी, अगले ब्रैकेट में आएगा क्यू एंड पी। देखो हमको क्यू और पी एक ब्रैकेट में चाहिए थे, वो एक ब्रैकेट में यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे ये जो नेगेशन पी एंड पी है, इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाओ, पी अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, तो पूरा आंसर ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। पी अगर फॉल्स है तो ये आंसर ट्रू होगा, तो भी ये आंसर फॉल्स होगा। कुछ भी कर लो ये आंसर फॉल्स होने वाला है। सेम लॉजिक से कुछ भी कर लो ये आंसर फॉल्स होगा। इसकी जगह पे भी फॉल्स लिखेगी, इसकी जगह पे भी फॉल्स लिखेगी, बाकी पार्ट वैसे ही रहेगा। तो पहले ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और फॉल्स, फिर और का सिंबल, फिर दूसरे ब्रैकेट में पहले फॉल्स है और दूसरे ब्रैकेट में क्यू। अच्छा ये जो है क्यू एंड पी, क्या मैं क्यू एंड पी को पी एंड क्यू लिख सकता हूँ? हाँ, हम लोग ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं। ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ भी लगाओगे तो ये हो जाएगा क्यू पी एंड क्यू। जो लॉ लगा रहे हो वो लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसके लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया और इसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया, तो यहाँ पे बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है फॉल्स, मतलब ये फॉल्स तो फिक्स है और ये फॉल्स वाला पार्ट फिक्स है। तो ये अगर ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स, आंसर ट्रू होगा। ये अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर फॉल्स होगा। मतलब ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ रहा है। तो पूरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका कोई रूल बचा क्या नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, ये पार्ट आएगा। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम लॉजिक, फॉल्स और ये। तो पूरा आंसर इस पे डिपेंड करेगा, तो इसका कोई रोल बचा ही नहीं। तो ये क्या होगा, पी एंड क्यू। तो अगर तुम आरएचएस में देखोगे, आरएचएस में बस अभी एक ही डिफरेंस बचा है। आरएचएस में पहले पी एंड क्यू का टर्म है और फिर ये नेगेशन वाला टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे वापस ये टर्म यहाँ पे आएगा, ये टर्म यहाँ पे आएगा, लगा सकते हैं। हाँ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ये टर्म वहां जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ लगाओगे वापस, तो ये क्या होगा, पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। हम लोग ऑर्डर हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग कम्यूटेटिव। ठीक हो गया, इक्वल टू आर एच। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, अब लेफ्ट साइड में देखो बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, राइट साइड में एक ही स्टेटमेंट, मतलब हमको कुछ ना कुछ करके इनको कंबाइन करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसमें यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, मतलब हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा के ब्रैकेट में ये दो टर्म्स लिखे, उसकी जगह पे हम लोग ब्रैकेट में इन दो टर्म्स को लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों टर्म्स एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी और है यहाँ पे भी और है, तो ब्रैकेट को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो बाहर का पार्ट वैसे ही रहेगा पी एंड, अब ब्रैकेट में क्या था, नेगेशन पी आएगा और फिर ब्रैकेट को शिफ्ट करके क्या आएगा, क्यू और नेगेशन क्यू। तो ये एसोसिएटिव लॉ लग गया। अब क्यू और नेगेशन क्यू, इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू होगा। ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू होगा। तो कुछ भी कर लो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो ये हो जाएगा पी एंड नेगेशन पी और ट्रू आएगा, बराबर। ये कौन सा लॉ हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ कैसे, स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे नेगेशन पी, ये तो ट्रू फिक्स हो गया, बराबर। और के केस में अगर यहाँ पे ट्रू लिखा है तो यहाँ पे चाहे कुछ भी लिखा हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ट्रू और ट्रू वो भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है तो भी फॉल्स और ट्रू ट्रू होगा। तो कुछ भी कर लो इसका आंसर क्या आने वाला है, ट्रू होने वाला है। तो ये क्या बनेगा, पी एंड ब्रैकेट में ट्रू आएगा, बराबर। अब ये ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर ट्रू होगा।
ये फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू, आंसर फॉल्स होगा। मतलब पूरा क्वेश्चन का आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका कोई रूल बचा क्या अभी नहीं, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ओनली पी। क्या वो आरएचएस के साथ मैच हो रहा है, यस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में सबसे पहले तो एरो दिया है, एरो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बाहर का जो नेगेशन है इसको अभी के लिए वैसे ही रखो। एरो को अगर कन्वर्ट करोगे, तो एरो को कन्वर्ट करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, पहले का नेगेशन, फोर्थ का नेगेशन और दूसरा वैसे के वैसे, तो इसका नेगेशन आएगा, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और दूसरा वैसा के वैसा। अब बाहर जो नेगेशन साइन है इसको अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन, तो ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल होके क्या बचेगा, पी एंड क्यू। नेगेशन ऑफ और क्या होगा, एंड, और फिर नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, वापस माइनस माइनस अगर करोगे, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, तो ये सिर्फ क्यू बचेगा। अब वापस अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे भी एंड का साइन है, यहाँ पे भी एंड का साइन, अगर ये दोनों साइन सेम है तो ब्रैकेट्स को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखने की जगह पे इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्यू और क्यू। एसोसिएटिव लॉ अगर लगाओगे तो ये होगा पी एंड फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, क्यू एंड क्यू। अब ये जो क्यू एंड क्यू है इसका आंसर क्या होगा चेक करते हैं। अगर क्यू ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ट्रू एंड ट्रू, आंसर ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स होगा। तो अगर ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आ रहा है, अगर ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ रहा है। तो पूरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या होगा, सिर्फ क्यू होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, पी एंड क्यू। क्या आरएचएस में वही दिया है, पी एंड, यस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे लेफ्ट साइड में भी एरो है, राइट साइड में भी एरो, तो हमको दोनों साइड को सॉल्व करना है, तो एलएचएस को भी सॉल्व करना है, आरएचएस को भी सॉल्व करना है। हम लोग साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप एलएचएस आरएचएस साथ में सॉल्व करेंगे। एलएचएस में ये जो एरो है, एरो को कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, पहले का नेगेशन और दूसरा वैसे के वैसे, तो एलएचएस में क्या आएगा, पहले का नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और दूसरा जैसा है वैसा का वैसा, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है उसका वैसा का वैसा, तो नेगेशन पी एंड क्यू इज इक्वल टू, अब आरएचएस में अगर तुम देखोगे, ये वाले एरो को भी कन्वर्ट करना है, ये वाले एरो को भी कन्वर्ट करना है। पहले तो एक काम करते हैं, ये स्टेटमेंट एरो, ये स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, पहले स्टेटमेंट का नेगेशन और दूसरा वैसे के वैसे, पहले स्टेटमेंट का नेगेशन, मतलब इसका हमें नेगेशन करना पड़ेगा, बट इसमें ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन वो हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, क्यू एरो आर, और दूसरा वैसे के वैसे नेगेशन पी। अब इसमें तो और कुछ कर नहीं सकते, इसको अभी के लिए वैसे ही रखो, एलएचएस को, तो एलएचएस वैसे ही रहेगा, तो ये क्या होगा, आर एंड नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू शुड बी इक्वल। अब ये जो एरो है इसको कन्वर्ट करोगे तो वापस पहले का नेगेशन और दूसरा वैसे के वैसे, तो पहले का नेगेशन मतलब नेगेशन क्यू और दूसरा वैसे के वैसे, ये एक ब्रैकेट में आएगा, और नेगेशन पी। अब एलएचएस आरएचएस को अगर कंपेयर करोगे, एलएचएस में देखो आर अलग से होना चाहिए था, पी और क्यू एक साथ होना चाहिए था, बट यहाँ पे पी और क्यू अलग अलग है, आर यहाँ पे है, यहाँ पे अगर दोनों जगह पे और का साइन है तो क्या हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा के ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट को शिफ्ट करना मतलब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, आर को अलग से लिखो, बराबर हम लोग हमारे हिसाब से कर सकते हैं। तो एलएचएस अभी के लिए वैसे ही रखो, आर और नेगेशन पी एंड क्यू इक्वल टू, आर को अलग से लिख दो, दोनों में साइन सेम है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कंसिडर करो, तो यहाँ पे आएगा और नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। तो एलएचएस के साथ कंपेयर करते रहो, आर यहाँ पे मैच हो रहा है बराबर। अब यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए, एंड, बट यहाँ पे क्या है, और इसमें से अगर मैं नेगेशन साइन कॉमन लूँ, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी में से नेगेशन साइन कॉमन लोगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पी और क्यू चाहिए, तो आरएचएस में क्या आएगा देखो, आर वैसे ही रहेगा, और जैसे ही नेगेशन साइन कॉमन लोगे तो बाहर अंदर क्या बचेगा, क्यू बचेगा, माइनस साइन कॉमन लिया, नेगेशन कॉमन लिया, तो और का क्या होगा, एंड होगा, फिर नेगेशन पी में से नेगेशन कॉमन लिया तो क्या बचेगा, पी बचेगा। क्या एलएचएस और आरएचएस एग्जैक्टली मैच हो रहा है, बस अभी एक ही चेंज करना बाकी है, यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू, यहाँ पे क्या है, क्यू एंड पी। क्या क्यू एंड पी को हम लोग पी एंड क्यू लिख सकते हैं, हाँ, कौन सा लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एज पर कम्यूटेटिव लॉ तुम ये ऑर्डर चेंज कर सकते हो, तो फिर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा। तो जब भी तुम्हारे पास एलएचएस में भी एरो है
RHS में भी आ रहे हो, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व, LHS को भी सॉल्व करो और स्टेप बाय स्टेप उसके साथ RHS को भी सॉल्व करो। यहाँ पे भी सेम, LHS में भी एरो है, RHS में भी एरो है, तो तुम इसमें दोनों सॉल्व करोगे। इसका सोल्यूशन मैं लिख के भेजूंगा, स्टेप बाय स्टेप ये कर लेना। नेक्स्ट इसमें किसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ LHS को सॉल्व करेंगे और एंड में क्या आना चाहिए, RHS के साथ मैच होना चाहिए। चलो ये एक बार करके देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे और है, सॉरी यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, तो यहाँ पे अगर कोई लगाना ही है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, मतलब यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा के कुछ ना कुछ टर्म कॉमन ब्रैकेट में ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे Q और R एक साथ है, तो यहाँ पे भी अगर मैं Q और R को एक ब्रैकेट में लिखूं तो क्यू आर वो सेम हो जाएगा। तो पहले तो फर्स्ट ब्रैकेट को वैसे रखो, P एंड Q और R, और यहाँ पे बिकॉज ये दोनों साइन सेम है तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ लगा के इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ नेगेशन R एंड नेगेशन Q, फिर ब्रैकेट के बाहर एंड P। यहाँ पे सिर्फ R और Q है, नेगेशन है क्या इसके जैसे, नहीं। इसमें से हम लोग क्या साइन कॉमन ले सकते हैं, नेगेशन साइन कॉमन ले लो। तो पहला टर्म वैसे ही रखो, P एंड Q और R, और इसमें से अगर नेगेशन कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R और Q बचेगा एंड P रहेगा, बराबर। अब यहाँ पे R और Q, R और Q ये सब में सेम है, यहाँ पे भी एंड का सिंबल है, यहाँ पे भी एंड का सिंबल है, तो हम लोग ये पूरा का पूरा पोर्शन कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे हमको RHS में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ P चाहिए। तो हम लोग देखो यहाँ पे P एंड, यहाँ पे भी P एंड, एक्चुअली ये वाला पार्ट पूरा कॉमन ले सकते हैं, P एंड ये कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कॉमन लेने जाओगे इसके साथ कौन सा साइन है, नेगेशन, तो यहाँ पे हम लोग P एंड ये पार्ट कॉमन लेंगे। तो अगर मैंने P एंड कॉमन ले लिया तो पहले वाले में क्या बचेगा, Q और R, तो पहले वाले में क्या बचेगा, Q और R। फिर ये जो साइन है ये वैसा का वैसा रहेगा। दूसरे वाले में क्या बचेगा, नेगेशन ऑफ Q और R, ये जो R और Q है इसको हम लोग Q और R लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q और R। अब अगर Q और R ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा, तो ट्रू और फॉल्स आंसर क्या होगा, ट्रू। अगर Q और R फॉल्स है तो उसी का नेगेशन यहाँ पे लिखा है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, तो फॉल्स और ट्रू आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो कुछ भी कर लो ये पूरे का आंसर क्या है, ट्रू आएगा। तो ये हो जाएगा P एंड, हमारे पास P एंड ट्रू बचा है, बराबर। अब अगर P का वैल्यू फॉल्स है, सॉरी P का वैल्यू ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू आंसर ट्रू होगा। अगर P का वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू आंसर फॉल्स होगा। तो पूरा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ P पे डिपेंड कर रहा है। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, P, बराबर। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, ये भी तुम लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, इसमें LHS को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, इसका भी मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब ध्यान देना, ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाले, जितने भी क्वेश्चंस किए यहाँ पे, यहाँ से विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, ये टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि तुमने देख लिया बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है, कौन सा लॉ लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये टाइप के क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा नहीं, बट अगर तुमको प्रायोरिटी वाइज जाना है तो ये चैप्टर में ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन, टोटोलॉजी वगैरह वो वाले क्वेश्चन, वो टाइप के क्वेश्चंस करके जाना, कॉन्वर्स इनवर्स ये क्या होता है ये सब करके जाना। अब एक बार टेक्स्ट बुक में तुम्हारे जो जो एक्सरसाइज में जो जो टाइप के क्वेश्चन है एक बार हम लोग देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक में कैसे कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक में अगर तुम एक्सरसाइज 1 पे जाओगे, 1.1, अब एक्सरसाइज 1.1 में क्या क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स, हमें चेक करना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स है कौन से स्टेटमेंट्स नहीं। तो स्टेटमेंट का लॉजिक क्या था, अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स तो स्टेटमेंट हो। जैसे अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स, पता ही नहीं ये ट्रू है कि फॉल्स, क्योंकि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3। तो अगर एन का वैल्यू 3 है तो ये ट्रू हो जाएगा, पर अगर एन का वैल्यू 3 के अलावा कुछ है, मतलब जैसे एन का वैल्यू अगर 4 है तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अभी के लिए स्टेटमेंट है क्या, नहीं, इसका ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करेगा कि एन का क्या वैल्यू। एक्स्ट्रा अगर कंडीशन दी होती तो हम लोग डिसाइड कर सकते थे। तो ये स्टेटमेंट नहीं, क्या है, ओपन सेंटेंस, तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट।
वैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 दिस इज ट्रू, तो इस स्टेटमेंट को यू आर अमेजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट होता है क्या? नहीं। प्लीज ग्रांट मी अ लोन, ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं, क्योंकि मैं किसी को बोल रहा हूँ ग्रांट मी अ लोन, मैं किसी को ऑर्डर कर रहा हूँ या फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट ये कभी स्टेटमेंट में आता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आइडेंटिफाई हो सकता है क्या? तो पहले एक्सरसाइज में वही है, तुमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट कौन सा नहीं। जैसे ही इज एन एक्टर, अब ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ही कौन है हमको नहीं पता, मतलब ही अगर रणबीर कपूर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, पर ही अगर मान लो कोई नॉर्मल इंसान है, कॉमन मैन है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ही कौन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये ओपन सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। डिड यू ईट लंच येट, तो ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट में काउंट होगा क्या? नहीं। हैव अ कप ऑफ कैपुचिनो, वापस दिस इज अ ऑर्डर, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो इसमें तुमको 1.1 में सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट है कौन से नहीं। फिर 1.2 में उन्होंने क्या दिया यहाँ पे? एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल के फॉर्म लिखते हैं। तो जब सिंबॉलिक फॉर्म में तुमको एक्सप्रेस करना है, इसको बोल दो पहला स्टेटमेंट पी, इसको बोल दो दूसरा स्टेटमेंट क्यू, बीच में क्या है और, तो और बस। तो पहले से लिखना है पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू ये स्टेटमेंट ई इज अ वॉवेल, क्यू इज इक्वल टू ये स्टेटमेंट 2 + 3 = 5, फिर सिंबल के फॉर्म में लिख देना है पी और, तो एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ पे मैंगो इज अ फ्रूट, ये पहला स्टेटमेंट है, बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो इसमें इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, बट मतलब क्या होता है? एंड ये होता है, एंड मतलब ये वाला सिंबल, तो ये हो जाएगा पी एंड क्यू। मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन, एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट बीच में ये हो जाएगा पी और क्यू। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, बट मतलब वापस क्या होगा? एंड, तो ये पहला स्टेटमेंट ये दूसरा स्टेटमेंट बीच में एंड का सिंबल। इवन दो का मतलब भी क्या होता है? एंड होता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, इट इज क्लाउडी ये पहला स्टेटमेंट, इट इज स्टिल रेनिंग ये दूसरा स्टेटमेंट। तो ये क्या होगा? इवन दो इट इज क्लाउडी मतलब एंड, इसको हम लोग पी बोलेंगे, इसको हम लोग क्यू बोलेंगे। और इवन दो का मतलब क्या होता है? एंड होता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? पी एंड क्यू। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इवन दो का मतलब एंड होता है। फिर राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू अगर हमें देखें, अर्थ इज अ प्लैनेट ये ट्रू है, ठीक है, एंड मून इज अ स्टार, मून स्टार नहीं ये फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। तो इसमें ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करना ये भी सिंपल है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में तुम्हारे पास क्या है? राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑल मेन आर एनिमल्स, ऑल का नेगेशन सम, तो ये क्या हो जाएगा? सम मेन आर नॉट एनिमल्स। -3 इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या होगा? -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इट इज फॉल्स दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका नेगेशन क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, तो इसका नेगेशन क्या होगा? 2 + 3 = 5। फिर आगे बोला राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन, ठीक है ये भी सिंपल है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 में तुम्हारे पास क्या है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबल फॉर्म, वापस वो सिंबल की फॉर्म, बट यहाँ पे इफ देन वाला है। इफ, इसको बोल तो पहला स्टेटमेंट, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ये हो गया पहला स्टेटमेंट, फिर इट इज इक्विएंगुलर ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट, इफ देन तो ये हो जाएगा पी एरो क्यू, ये हो गया सिंबल। इसको भी कर लेना तुम लोग। फिर एक्सरसाइज 1.5 में यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, ध्यान देना डिफाइंड ऑन नेचुरल, उन्होंने पहले ही बोल दिया ये सारे ओपन सेंटेंस है, तो हमको क्वांटिफायर यूज करके उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। क्वांटिफायर मतलब या तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर या फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हर एक इसमें चेक करेगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर फिट होगा कि एग्जिस्टेंशियल। जैसे फर्स्ट x² + 3x - 10 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं, तो इसके सिर्फ दो ही पॉसिबल आंसर है। ऐसा हो सकता है कि x का कोई भी वैल्यू पुट करो ये जीरो आएगा? नहीं, x के किसी दो वैल्यूज के लिए ये जीरो आएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स की कोई भी वैल्यू फिट होगी या कोई लिमिटेड वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लिमिटेड वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल होता है उल्टा ई एक्स। तो ये रीड कैसे करना है? फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज ट्रू। अब जब तक मैं यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिखूंगा तब तक इसको हम लोग ओपन सेंटेंस ही मानेंगे, क्योंकि ये ट्रू है कि फॉल्स है हमको पता है क्या? नहीं पता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, तो कुछ वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये ट्रू है, तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज, तो हमको यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करके इसको एक ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, बराबर। 3x - 4 < 9, एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या ये हमेशा < 9 होगा? नहीं। जैसे अगर मैं मान लो एक्स का वैल्यू 4 पुट करता हूँ, 3 4 12, 12 - 4 8, क्या 8 < 9 है? हाँ, तो ये ट्रू होगा। बट अगर मैं एक्स का वैल्यू 5 पुट करता हूँ, 3 5 15, 15 - 4 11, क्या 11 < 9 है? नहीं, तो ये फॉल्स होगा। तो अभी ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या एक्स के हर वैल्यू के लिए ट्रू है? नहीं, एक्स के कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? यूनिवर्सल की एग्जिस्टेंशियल, वापस कौन सा आएगा? एग्जिस्टेंशियल, क्योंकि सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। वापस
एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, तो हमको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करनी है। अब किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, बराबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो n का कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू है या हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आना चाहिए कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर आना चाहिए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल होता है उल्टा ए और एक्स। तो इसको रीड कैसे करना है, फॉर ऑल एक्स दिस इज ट्रू, ऐसे करके यूनिवर्सल एग्जिस्टेंशियल लिखना है। तो एक्सरसाइज 1.6 में क्या है, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल्स। अभी ये ट्रुथ टेबल बनाने, ये ऑलरेडी हमने कुछ ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन कर लिए। फिर अगला क्या है इसमें, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। तो ट्रुथ टेबल बनाना है, एंड में चेक करना है कि टी आ रहा है तो टोटोलॉजी वैसे। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना है, मतलब फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे कंटिजेंसी मतलब ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर प्रूव करना है। यूजिंग द ट्रुथ टेबल वेरीफाई, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करना है, बट ट्रुथ टेबल के साथ। तो LHS का RHS का एक ही साथ ट्रुथ टेबल बनाना है और फिर वेरीफाई करना है। तो ये एक्सरसाइज 1.6 ये भी सिंपल है। फिर अगले एक्सरसाइज में क्या है तुम्हारा, राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वापस नेगेशन लेना है, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट। अब वापस देखना, इसमें पहले तो एक स्टेटमेंट है स्टार्स आर शाइनिंग, दूसरा स्टेटमेंट है इफ इट इज नाइट, और बीच में क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल। ऑल का नेगेशन क्या होगा, सम होगा। तो इसका नेगेशन क्या होगा, सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग इफ इट इज नाइट। तो ऑल का नेगेशन करना पड़ेगा सम, और उसमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। इसका नेगेशन करना है, ये कौन सा क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का अगर नेगेशन हमें करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर n+1 इज ग्रेटर देन 0। तो फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का नेगेशन करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी जगह पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर रखोगे तो भी नेगेशन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का नेगेशन करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। अब ऑल किस में कन्वर्ट होता है, सम में, तो सम किस में कन्वर्ट होगा, ऑल में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो सम कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल का नेगेशन क्या होगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे नेगेशन है ये, ठीक है। अब देखो ये थर्ड वाला, राइट द कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्वर्स में क्या करते हैं हम लोग, कॉन्वर्स में बेसिकली अगर पी एरो क्यू लिखा है तो उसका कॉन्वर्स क्या होगा, क्यू एरो पी होगा। अगर पी एरो क्यू लिखा है तो उसका इनवर्स क्या होगा, नेगेशन पी एरो नेगेशन क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, कॉन्वर्स भी लगाना है, इनवर्स भी लगाना है। जैसे यहाँ पे इफ इट स्नोस देन दे डू नॉट ड्राइव द कार। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, इसको बोल दो स्टेटमेंट पी, दे डू नॉट ड्राइव द कार इसको बोल दो स्टेटमेंट क्यू। तो ये अभी क्या है, इफ पी देन क्यू, मतलब ये बेसिकली पी एरो क्यू है। पी एरो क्यू का कॉन्वर्स क्या होगा, क्यू एरो पी। तो मुझे पूरा स्टेटमेंट ही उल्टा करना पड़ेगा, तो पहले क्यू लिखना पड़ेगा फिर पी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोस। कॉन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो पहले ये स्टेटमेंट आएगा फिर ये स्टेटमेंट आएगा। तो इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोस। इनवर्स में क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट्स का सिर्फ नेगेशन करना है। इट स्नोस का नेगेशन क्या होगा, इट डज नॉट सो। तो इट इफ इट डज नॉट स्नो देन दे डू नॉट ड्राइव द कार का नेगेशन क्या होगा, दे ड्राइव द कार। तो यहां पे इनवर्स क्या हो जाएगा, इफ इट डज नॉट स्नो देन दे ड्राइव द कार। ये होगा तुम्हारा इनवर्स। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना पड़ेगा हमें, कॉन्वर्स भी करना है इनवर्स भी करना है। मतलब क्वेश्चन में क्या है, इफ इट स्नोस देन दे डू नॉट ड्राइव दी कार। इसमें हमने इसको पी बोल दिया है, और ये डू नॉट ड्राइव दी कार को हमने क्या बोल दिया, क्यू बोल दिया है। अब हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये स्टेटमेंट क्या है, पी एरो क्यू। इफ पी
देन क्यू, तो ये पी एरो क्यू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है बेसिकली, एक तो ऑर्डर भी चेंज करना है और उसके साथ साथ नेगेशन भी लगाना है। तो हमें क्या करना है, नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन ऑफ पी। अब नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, दे डू नॉट ड्राइव द कार का नेगेशन क्या होगा, दे ड्राइव द कार। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ दे ड्राइव द कार देन नेगेशन पी आना चाहिए। अब पी क्या है, इट्स नोस, तो इसका नेगेशन क्या होगा, देन इट डज नॉट स्नो। तो ये क्या होगा तुम्हारा कॉन्ट्रापोजिट। तो कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिट ये निकालते आना चाहिए। इसके अलावा इसमें और क्या है, 1.8 के बाद तुम्हारा जो 1.9 एक्सरसाइज है, यही टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी लिए थे विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चन। तो ये टाइप के क्वेश्चन वहीं पे डॉक्यूमेंट में यही यही सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, तो वो एक बार प्रैक्टिस करिए। अब आखिरी तुम्हारा बचता है 1.10, मतलब वेन डायग्राम वाला। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन एकदम सिंपल है। वेन डायग्राम में तुमको सिर्फ इतना लॉजिक याद रखना है, ये कौन से स्टेटमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनता है वो एक बार ध्यान दीजिए। ऑल एक्स आर वाई, इसका अगर स्टेटमेंट मतलब इसका तुम्हें वेन डायग्राम बनाना है, लॉजिक क्या है, सारे एक्स वाई के अंडर होने चाहिए। तो सारे एक्स वाई के अंडर हो गए, और ऑल एक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग सर्कल मतलब शेड किसको करेंगे, एक्स को करेंगे। फिर नो एक्स आर वाई, मतलब एक्स अलग है वाई अलग है, तो एक्स का सर्कल अलग बनेगा, वाई का सर्कल अलग बनेगा। उसके बाद सम एक्स आर वाई। अब सम एक्स आर वाई में दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब जैसे मान लो कुछ एक्स वाई के अंदर है, कुछ एक्स वाई के अंदर नहीं है, कुछ पार्ट इंटरसेक्शन में है, कुछ पार्ट इंटरसेक्शन के बाहर है। या फिर सम एक्स और वाई, मतलब सारे के सारे एक्स, सॉरी, सारे के सारे वाई एक्स के अंदर है, सारे के सारे वाई एक्स के अंदर है, बट उसके अलावा एक्स में और भी एलिमेंट्स। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं सम क्रिकेटर्स, सम क्रिकेटर्स और एथलीट्स। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास दो सेट है, एक सेट क्रिकेटर का, दूसरा सेट एथलीट्स है। जब भी तुम्हारे पास सम पहला आर दूसरा अगर ऐसा है, तो दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये इंटरसेक्शन वाला बनेगा या फिर ऐसा वाला बनेगा। अब देखो कैसे डिसाइड करना है कि इनमें से ये बनना चाहिए कि ये बनना चाहिए। हमेशा सिर्फ जो सेकंड वाला है ना उस पर फोकस करें, सिर्फ सेकंड वाले पे फोकस करें। क्या सारे के सारे एथलीट्स क्रिकेटर्स होते हैं क्या, नहीं। एथलीट्स में सब आते हैं, क्रिकेटर्स भी आते हैं, फुटबॉल खेलने वाले भी आते हैं, मतलब हर एक स्पोर्ट्स वाले आते हैं। तो क्या सारे के सारे एथलीट्स क्रिकेटर्स है, नहीं। सम क्रिकेटर्स आर एथलीट्स, बट सारे एथलीट्स क्रिकेटर नहीं है। तो अगर मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगा, ये वाला अगर मैं बनाऊंगा, अगर मैं एथलीट्स को यहाँ पे रखूंगा अंदर वाले सर्कल में, और क्रिकेटर्स को यहाँ रखूंगा बाहर वाले सर्कल में, तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे के सारे एथलीट्स क्रिकेटर के अंदर आ जाएंगे। बट वैसा ट्रू है क्या, नहीं। तो हमें सिर्फ सेकंड वाले सेट पे फोकस करना है, हमें सिर्फ ये जज करना है क्या सारे एथलीट्स क्रिकेटर है, नहीं। तो इंटरसेक्शन बनाऊंगा। बट अगर मैं स्टेटमेंट ऐसे लिखता हूँ, लेट्स से सम ह्यूमंस आर डॉक्टर्स, तो वापस सम पहला सेट, आर दूसरा सेट, मतलब इन दोनों में से कोई तो एक बनने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये सेकंड वाले पे फोकस करो, क्या सारे के सारे डॉक्टर्स ह्यूमंस होते हैं, हाँ। सारे डॉक्टर्स अगर ह्यूमंस होते हैं तो डायरेक्टली ये वाला बना। बट यहाँ पे सारे के सारे एथलीट्स क्रिकेटर्स है क्या, नहीं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बनाए। अगर सेकंड वाले के सारे सेट इसमें फिट नहीं होते तो हम लोग इंटरसेक्शन बनाएंगे। बट सेकंड वाला के सारे सेट अगर पहले वाले में फिट होते तो इसमें हम लोग ये वाला पार्ट बनाएंगे, बराबर। उसके बाद सम एक्स आर नॉट वाई, इसमें भी या तो इंटरसेक्शन बनेगा या फिर ये बनेगा। बस यहाँ पे हाईलाइट कौन सा पार्ट करना है, देखो सम क्रिकेटर्स आर एथलीट्स, मतलब कुछ क्रिकेटर्स है जो एथलीट्स है, ये पार्ट अगर हमें हाईलाइट करना है तो हम लोग इंटरसेक्शन हाईलाइट करेंगे। सम ह्यूमंस आर डॉक्टर्स, तो हमें इसमें कौन सा पार्ट हाईलाइट करना है, ऐसे डॉक्टर्स, मतलब बेसिकली ऐसे ह्यूमंस हाईलाइट करने विच आर डॉक्टर्स। तो पहले हम लोग ह्यूमंस का सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर डॉक्टर्स का सर्कल बनाएंगे और डॉक्टर वाले पार्ट को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा होगा, सम एक्स आर नॉट वाई, डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट हाईलाइट किया था तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाला पार्ट हाईलाइट करो, यहाँ पे अंदर का पार्ट हाईलाइट किया था तो यहाँ पे सिर्फ बाहर वाला पार्ट हाईलाइट करो। इसमें
एक्सरसाइज 1.10 में जो क्वेश्चन है एक बार वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, तो वापस सम पहला सेट, आर दूसरा सेट, तो इसमें दो सेट, एक है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का, दूसरा ओबीडिएंट का। तो इसमें या तो इंटरसेक्शन बनेगा या फिर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। तो कैसे करना है, सेकंड वाले इस पे फोकस करो, ओबीडिएंट है। क्या सारे ओबीडिएंट स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं? नॉट नेसेसरी। ओबीडिएंट का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन, मतलब सिंसियर। क्या सारे ओबीडिएंट स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं? नहीं। तो यहाँ पे सेकंड सेट पूरा का पूरा फर्स्ट सेट में फिट हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो इसका वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, एक सेट होगा ओबीडिएंट का, दूसरा सेट होगा हार्ड वर्किंग का, और इसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। दूसरा, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन, मतलब सर्कल और पॉलीगॉन दोनों अलग अलग सेट है। तो नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन मतलब अलग अलग सेट बनाना है, अलग अलग सर्कल बनाना है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, एक होगा सर्कल्स का, दूसरा होगा पॉलीगॉन का। तो सी और पी दोनों अलग अलग। फिर ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर, मतलब टीचर्स सारे स्कॉलर्स है और स्कॉलर्स सारे टीचर्स है। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग सेट है कि एक ही सेट है, एक ही सेट है। तो जब इसका वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो इसमें तो बहुत ही सिंपल है, एक ही बनाना है। इसमें लिखना है स्कॉलर्स इज इक्वल टू टीचर्स, बराबर। फिर आगे क्या बोला है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर वो रोम्बस है तो पैरेललोग्राम डेफिनेटली है, मतलब रोम्बस पैरेललोग्राम होगा, बट पैरेललोग्राम रोम्बस होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम में फिट हो गए, बट सारे पैरेललोग्राम रोम्बस में फिट हो गए क्या? नहीं। तो जब इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे तो एक सर्कल होगा पैरेललोग्राम का, और इसी के अंदर दूसरा सर्कल होगा रोम्बस का, क्योंकि सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम है, बट सारे पैरेललोग्राम रोम्बस है क्या? नहीं। तो सारे रोम्बस पैरेललोग्राम के अंडर आने चाहिए। अब इसमें कौन सा पार्ट हाईलाइट करेंगे हम लोग, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, जो पहले लिखा है इसमें फर्स्ट वाला पार्ट हाईलाइट करेंगे हम लोग, रोम्बस वाला पार्ट इतना हाईलाइट करेंगे। फिर यहाँ सम शेयर होल्डर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वापस सम अगर बोला है तो इसमें दो वेन डायग्राम, या तो इंटरसेक्शन वाला या फिर एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। किस पे फोकस करना है, दूसरे पे। क्या सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर होल्डर्स होते, स्टेक होल्डर्स होते, शेयर होल्डर्स होते क्या, शेयर ब्रोकर्स होते क्या? इफ ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट शेयर ब्रोकर्स, मतलब इसमें एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आएगा क्या? नहीं, सिर्फ कुछ पार्ट इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे बनेगा, एक सर्कल होगा स्टॉक ब्रोकर्स का, शेयर ब्रोकर्स का, दूसरा सर्कल होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, और इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम लोग हाईलाइट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बोला है, नो विकेट कीपर इज अ बॉलर इन क्रिकेट, मतलब विकेट कीपर अलग है, बॉलर अलग है, तो इसके दोनों सर्कल्स अलग अलग बनने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कल विकेट कीपर का होगा, एक सर्कल बॉलर का होगा, बस। ऐसे वेन डायग्राम बनाने तुमको। जैसे यहाँ पे ये एक और है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, तो ये सम एक्स आर नॉट वाई, सम एक्स आर नॉट वाई, मतलब या तो इंटरसेक्शन होगा या फिर पूरा का पूरा एक सर्कल दूसरे में। तो किस पे फोकस करना है, सेकंड वाले पे। क्या सारे के सारे रिच लोग एनआरआई होते हैं क्या? नहीं। ऐसा जरूरी कि सारे रिच लोग एनआरआई हो गए? नहीं। तो यहाँ पे रिच वाला पूरा सर्कल एनआरआई में फिट होगा क्या? नहीं होगा। कुछ ना कुछ पार्ट होगा जो इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला बनेगा। एक सर्कल एनआरआई का होगा, एक सर्कल रिच का होगा। तो ये हो गया एनआरआई का सर्कल, ये हो गया रिच का सर्कल। अब हमें हाईलाइट कौन सा करना है, सम एनआरआई, हमें एनआरआई को हाईलाइट करना है जो रिच नहीं है। तो एनआरआई में जो लोग रिच नहीं उनको हाईलाइट करना है, तो हम लोग ये वाला पोर्शन हाईलाइट करेंगे। ये वाला पोर्शन हाईलाइट मत करना, क्योंकि ये कौन सा पोर्शन है, एनआरआई जो रिच है, बट हमको हाईलाइट क्या करना है, सम एनआरआई हु आर नॉट रिच, तो हमको ये पोर्शन हाईलाइट करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल लॉजिक में बस इतना है। इसमें मेन तुमको ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस करने हैं, टोटोलॉजी वगैरह के क्वेश्चंस करने हैं, विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आने के चांसेस कम।